हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। नमस्कार 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 नमस्कार। सब कैसे हैं आप सब लोग। रवि भाई रवि भाई रवि भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये लाइट काहे नहीं जली है आज। जल गई। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग और धन्यवाद सभी को, थैंक यू। प्रणाम 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 प्रणाम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पार्टी पार्टी कर लो जाओ। आज सब तुम लोग मेरी तरफ से पार्टी कर लो, जाओ मौज मारो। आज तुम सब मेरी तरफ से घर पे पार्टी करो, जो मर्जी खाना खा लो। पिज्ज़ा बर्गर पेटीज पेटीज जो भी मिले सब लपेट लो, है ना, सैंडविच जो मिल जाए। सबको मेरी तरफ से पार्टी, जाओ खुश रहो, कर लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना सारा प्यार, इतना सारा वो मिलता है, आशीर्वाद मिलता है आप सभी लोगों का, ठीक है। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आ, ऐसे बस प्यार बरसाते रहो, ठीक है। ऐसे प्यार बरसाते रहो, अपन भी तरक्की करेंगे, तुम लोग भी तरक्की करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, तुम भी मेहनत करोगे और मजा आएगा, है ना। खर्चा कौन करेगा सर। ए यार, शर्म करो शर्म करो। मतलब तुम्हारे बर्थडे पे पार्टी, चिल्ड्रंस डे हो तब भी पार्टी हम दे, टीचर्स डे हो तब भी पार्टी हम दे, तुम्हारा बर्थडे तब भी पार्टी हम दे, हमारा बर्थडे तब भी पार्टी हम ही दे। ये कहाँ का नियम भैया। कोई एक नियम फिक्स करो। कोई एक नियम फिक्स करो। ऊ, भाई कल मिला के क्या है आज। भाई का बर्थडे, आज भाई का बर्थडे। बर्थडे 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 भाई का बर्थडे। नमस्कार। भैया उम्मीद है आप सभी लोग पिछली क्लास का पढ़ पढ़ा के आए होंगे, रिवीजन उसका करके आए होंगे, और उसमें हमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगी। बोलो हाँ कि ना। बोलो हेलो। क्या सभी को किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन है, दुख दर्द है। पिछली क्लास का कोई दुख दर्द आपके जीवन में रह गया हो तो बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। बेटा बस पैसे भेज दिए, रास्ते में अभी आ रहे हैं, रास्ते में ही पैसे आ रहे हैं अभी। ऑन द वे ऑन द वे। नमस्कार। आज मत पढ़ाइए। हप कार्टून। आज मत पढ़ाइए। ये कौन सा नियम भैया कि आज मत पढ़ाओ। ऐसा नहीं होता पागलों, ऐसे नहीं होता। पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया अपन ने। लक्स लक्स पढ़ लिया है, गauस का नियम पढ़ लिया है, उसके कुछ सवाल कर लिए हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ। ये सारा कार्यक्रम हो चुका है।
ये हमने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था, इसके आधार पे हमने आपको कुछ सवाल दिए थे, एक आध एक सवाल दिया था, नहीं था? चलो भाई, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गाउस का नियम, उसके आधार पे हमने कुछ सवाल भी किए थे और उसके अलावा बची कहानी हम लोग आज अंजाम देंगे। तो फ्लक्स 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 पढ़ दिया है, हाँ जी सर, ये सारा हो चुका है। होमवर्क में कितने क्वेश्चन है? 3 सवाल होमवर्क के। एक सवाल है क्या? आओ चलो, हमने जो लास्ट पार्ट हमने कुछ देखा था, है ना, हमने लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ा था उसके हम जरा चर्चा करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्या कर चुके हैं, जरा देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ दिया है, ले भैया आओ दिखाते हैं तुम्हें। चलो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है फ्लक्स के बारे में। सर फ्लक्स क्या होता है? हमने कहा भैया कि किसी भी सतह से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी सतह से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की जो संख्या होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो मेरे पास कैसा फ्लक्स फाई का वैल्यू कितना लिखा अपन ने? सर ये होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अरे हाँ सर, ये पढ़ा सर, जब कभी दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं सर, वो कितना आता है? ई ए कॉस थीटा हमारे पास बन जाता है। अरे हाँ सर, हमने कहा कि अगर ई या एरिया दोनों में से एक भी चीज वेरिएबल होता है तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाता है ई वेक्टर का डी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट का समाकलन। हाँ सर, ये मेरे पास आता है फ्लक्स का फॉर्मूला। हाँ जी सर, ये बात हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। इस पे आधारित हमने सवाल भी देख लिए थे। फिर हमने कहा था कि इसी चीज को गाउस ने एक छोटे फॉर्मूला से बताया। उसने कहा कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है उसके अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना हमारे पास होता है। किसके लिए होता है? यह सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो गाउस का नियम था। ठीक सर, फिर हमने गाउस के नियम से और इस फॉर्मूला को दोनों को कंबाइंड किया तो मेरे पास क्या है? टोटल फ्लक्स जो आप लोग कह सकते हो सर कितना? ई वेक्टर का सरफेस एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट का समाकलन बंद सतह के लिए वो कितना मेरे पास है? क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं गाउस थ्योरम, जिसका इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र को प्राप्त करने में। अलग अलग आपके आवेश वितरण के कारण आपका फ्लक्स का फॉर्मूला या फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बेटा टीपीपी के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे तो मैं क्वेश्चन दे ही क्यों रहा हूं? जरा मुझे बताओ, अगर सारे क्वेश्चन आपसे एक बार में बन जा रहे हैं तो डीपीपी हम लोग आपको दे क्यों रहे हैं? कुछ कारण है डीपीपी देने का। डीपीपी आपको देते हैं, कुछ कारण है उसका कि भाई आपको कुछ नए क्वेश्चन दिए जाए ताकि आपसे क्वेश्चन ना बने, आपसे कुछ गलतियां उसमें हो, कुछ नया सीखने को मिले। अगर क्वेश्चन आपसे सारे ही बनवाने रहेंगे तो हम दे क्यों रहे हैं आपको होमवर्क? मुझे ये बताओ, है ना? चलो चलो भाई बात करते हैं। ठीक है, हाँ, मेरे पास क्या है? आपका क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोग इसको कहते हैं। ठीक सर, ये पास गाउस का थ्योरम था। इसके आधार पे मैंने आपको पिछली क्लास में पॉइंट चार्ज के लिए उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को डेराइव करके बताया था कि हाँ सर, एक पॉइंट चार्ज है, अपने चारों तरफ ऐसे वो विद्युत बल रेखा उत्पन्न करता है। तो आपने एक छोटा सा अल्पांश लिया था, उसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत यहां पे आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आया था, दोनों मेरे पास समान दिशा में थे, उसके लिए आपने डिराइव किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल कर आया था। उम्मीद है यह बात आप सभी को याद होगा। याद है क्या? क्या ये बातें याद है? हाँ सर, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, हमें अच्छी तरह से याद है, हमने इस पर क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब सर कहानी ये है, हमने कहा था कि आपको हर बार ऐसे एक बंद सतह मानना पड़ेगा क्योंकि ये आपका क्लोज सरफेस लगता है। ये जो फॉर्मूला है वो क्लोज सरफेस के लिए लगता है, तो भैया आपको हमेशा एक बंद सतह मानना पड़ता है। तो आवेश के चारों तरफ बनाया गया एक काल्पनिक बंद सतह को हम लोगों ने क्या कहा? गाउसियन सतह कहा। और गाउसियन सरफेस के बारे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट हमने यहां पे आपको बताए थे,
है ना। जिसके मेरे पास क्या था कि आपका किसी भी गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, कि मतलब आवेश के चारों तरफ जो आप सरफेस मानते हो, किसी भी आवेश के चारों तरफ जो आप गाउसियन सरफेस मानते हो वो किसी भी आकृति का हो सकता है। वो गोलाकार हो सकता है, वो बेलनाकार हो सकता है, वो मेरे पास घन के आकार का हो सकता है। तो चाहे गोलाकार बनाओ हो, बेलनाकार बनाओ या घन के आकार का बनाओ, आपके उसके कारण आने वाले फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आता है जब तक उसके अंदर रखा आवेश सेम रहता है। तो मेरे पास क्या है, आकृति पर निर्भर नहीं करता। अब मान लो कि आपने बिंदु आवेश के चारों तरफ एक गोलाकार सरफेस माना, अब वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों के लिए फ्लक्स का मान सेम आता है। मतलब कि गाउसियन सतह की आकार पर निर्भर नहीं करता कितना छोटा है कितना बड़ा है, जब तक उसके अंदर रखा आवेश समान रहेगा। ठीक सर। अगला पॉइंट कि भैया मेरे पास क्या है कि आपका जो फ्लक्स है ना वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जब तक वो गाउसियन सरफेस के अंदर है, जब तक वो सरफेस के अंदर है, अब वो अंदर कहीं भी रखा हो, बीच में, साइड में, किनारे पे, कहीं भी रखो, जब तक मेरे पास वो अंदर रहेगा स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल फ्लक्स मेरे पास हर बार ही सेम रहेगा। सो ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हो गया। सतह के अंदर आने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होता है, बाहर जाने वाला धनात्मक होता है। ये बातें हम लोग आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। और सबसे खास पॉइंट ये वाला, हमने कहा था कि आपका जो गाउसियन थ्योरम होता है उसमें ये जो ई होता है ये सभी आवेशों के कारण होता है, चाहे वो आवेश सतह के अंदर हो या बाहर हो। ये जो फॉर्मूले में आपका ई लिखा होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सभी आवेशों के कारण है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। लेकिन ये जो आपका लिखा होता है क्यू इन, ये सिर्फ और सिर्फ वो वाले आवेश होंगे जो अंदर उपस्थित हैं। अच्छा है सर, बढ़िया है, ये बात मैं एकदम समझ पा रहा हूं। हाँ सर, और इसके आधार पे मैंने आपको कुछ छुटकू मुटकू सवाल दिए थे। छुटकू मुटकू सवाल ही रहा कि सर हमारे पास एक गाउसियन सरफेस माना गया है, अंदर आवेश Q1 Q2 Q3 है, बाहर एक Q4 है। बोला गया कि इसके हिसाब से गाउस का नियम क्या लिखा जाएगा। सर गाउस का नियम कहता है कि सर ई वेक्टर का छोटे एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट का समाकलन ये होगा Qn बटे एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको पहले कहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी आवेशों के कारण है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। तो मेरे पास कितने आवेश है, 1 2 3 4, टोटल 4 आवेश हैं। तो चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट ये बनेगा E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर और E4 वेक्टर। आवेश चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी का लिया जाएगा, एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, इसका समाकलन होगा, और यहां पे आवेश सिर्फ वो जो अंदर है, जो कि 1 2 और 3 है, यह आपका अंदर है। तो ये गाउस का नियम बनेगा। तो E1 E2 E3 E4 और अंदर सिर्फ Q1 Q2 Q3। तो भैया इसके हिसाब से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलेगा? बोल भाई क्लियर है क्या? हाँ सर एकदम बढ़िया है, आराम से क्वेश्चन हो गया, सीधा सिंपल सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा दोस्त? हाँ जी, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल। सर ये भी एक सवाल है, चित्र में गोलीय गाउसीय तल एवं इस पर वितरित आवेश दिखाया गया है। तल पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए बताएं कि विद्युत क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है। बताओ मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र है फ्लक्स में वो किसके कारण लिया जाएगा। सर सवाल वैसा है कि सर सभी आवेशों के, सर किसकी बात कर रहा है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए हम लोग क्षेत्र किसका लेंगे, सर सभी का लेते हैं, सभी आवेशों का फ्लक्स लिया जाता है जितने भी हैं। हां अगर मैं बात करूं भाई आप आवेश कौन से लेते हो, तो भैया आवेश के लिए सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले लेते, लेकिन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी ली जाएंगे। ठीक सर, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। सभी आवेशों के लिए ई तो लेना पड़ेगा, लेकिन हां क्यू का वैल्यू सिर्फ 1 और इससे काम चल जाता। ठीक है, चलेगा? हाँ सर, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। एक नंबर। अगला सवाल, एक आवेश Q त्रिज्या R के किसी गौसियन गोलीय पृष्ठ से परिबद्ध है, परिबद्ध मतलब घिरा हुआ है। ठीक है, मेरे पास आवेश Q है, ये किसी गोलाकार गाउसियन सतह से परिबद्ध है या घिरा हुआ है, ऐसे R त्रिज्या का। अब वो कहता है कि यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए
तो बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स क्या फर्क पड़ेगा? सर वो कह रहा है कि त्रिज्या इसकी दुगनी कर दो, मतलब इस गाउसियन सतह के आकार को बढ़ा दो। चलो ठीक है, त्रिज्या 2 गुना कर दोगे, गाउसियन सरफेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कर दो बड़ा। ले भैया बड़ा कर दिया, बड़ा कर देने से त्रिज्या 2 गुना हो गया, लेकिन अगर ध्यान दोगे, चाहे सरफेस 1 की बात करूं चाहे सरफेस 2 की बात करूं, दोनों के लिए अंदर रखा आवेश सेम है, तो आने वाला फ्लक्स हर बार की तरह Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब कि आकृति पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक उसके अंदर रखा आवेश मेरे पास सेम रखा हुआ है। ये आपके होमवर्क के 3 क्वेश्चन थे, उम्मीद है सारे बच्चों ने इनको कर लिया होगा, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, आसानी से क्वेश्चन मेरे पास हो गया होगा। ठीक सर, अब कुछ खास बिंदु इसमें और भी है, ध्यान से पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये थोड़े आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, बाकी आसान चीजें। जरा पढ़ते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान 0 होने का अर्थ यह नहीं है कि सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है। समझना काम का पॉइंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। क्या कहते हैं? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान 0 है, तो फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 बोलता है। क्या हम लोग जानते हैं? और रुको, क्या फ्लक्स हम लोग कहते हैं ना सर, E डॉट dA का इंटीग्रेशन समाकलन Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक सर, समझना बोलता है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 हो। नहीं सर, हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर E आपका हर एक बिंदु पे 0 हो तो 0 इंटू कुछ भी करो, फ्लक्स मेरे पास 0 आएगा, ये संभावना बिल्कुल है, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। सर फ्लक्स मेरे पास 0 कैसे कैसे बन सकता है? सोच कि सर आने वाला फील्ड जाने वाला फील्ड दोनों बराबर हुए, कि भाई हमें जितनी विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं उतनी जा भी रही है, तो फ्लक्स मेरे पास 0 होगा। ये कब होता है? जब आपकी सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है। अच्छा, मतलब कि अगर सतह के अंदर रखा टोटल आवेश 0 हो तो मेरे पास फ्लक्स 0 हो सकता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना जरूरी नहीं है, लेकिन हां तब भी मेरे पास फ्लक्स 0 आ सकता है। भैया फ्लक्स 0 है, इसका मतलब यह नहीं है कि E 0 है, लेकिन उल्टा बिल्कुल सत्य है, उल्टा एकदम सत्य है कि अगर प्रत्येक बिंदु पर E 0 है तो E इंटू 0, 0 इंटू कुछ भी करो, फ्लक्स मेरे पास 0 आना तय है। तो भैया फ्लक्स 0 है तो A 0 हो जरूरी नहीं है, फ्लक्स 0 है तो ए भी 0 हो। चल रहा यहां पे लिखता हूं कि भैया यदि फ्लक्स 0 है तो ए 0 हो जरूरी नहीं है, हो सकता है, संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं। ठीक है, लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर 0 है, तो यस फ्लक्स विल बी 0, फ्लक्स आपका 0 होगा, कंफर्म है। ठीक सर, बात करें ऐसे अगला पॉइंट, यदि विद्युत क्षेत्र 0 है तो सतह के अंदर कुल आवेश 0 होता है। समझो कि मेरे पास क्या, कि अगर मेरे पास विद्युत क्षेत्र 0 है तो अंदर रखा सारा आवेश 0 होता है। बिल्कुल सही बात सर, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब फ्लक्स 0 है, और फ्लक्स 0 मतलब यहां से Q इन मेरे पास 0 आएगा। सर ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा हूं, अगर E मेरे पास 0 आ रहा है तो मेरे पास Q इन 0 बनेगा। ठीक सर, लेकिन यदि सतह के अंदर कुल आवेश 0 हो तो विद्युत क्षेत्र सभी बिंदुओं पर 0 हो जरूरी नहीं। क्या बोलते हैं कि अगर, यह बात तो करेक्ट है, लेकिन अगर Q इन मेरे पास 0 है तो E भी 0 हो, यह बात जरूरी नहीं है। तो कैसे मैं बताता हूं, जरूरी नहीं। सर देखो कैसे, मानो एक बंद सरफेस, मैंने इसके अंदर रख दिया 2 आवेश, एक प्लस का Q, एक माइनस का Q। याद करो ये सिस्टम में पढ़ा था सर, ये मेरे पास क्या था सर, ये वो पॉइंट था उदासीन बिंदु वाला कि सर 2 समान परिमाण के आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, इनकी वजह से किसी भी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आता। याद करो, हाँ सर इस केस में उदासीन बिंदु था ही नहीं, नेट फोर्स 0 बनता ही नहीं है, क्योंकि भैया इस सिस्टम के लिए कोई उदासीन बिंदु नहीं है, मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। लेकिन फिर भी
प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज कितना? जीरो। टोटल चार्ज जीरो है तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। टोटल फ्लक्स इसके लिए जीरो आएगा, कंफर्म आ रहा है, लेकिन क्यू इन इसमें जीरो है, फ्लक्स जीरो नहीं है, सॉरी उल्टा कर दिया, फ्लक्स जीरो क्योंकि क्यू इन जीरो पर जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो नहीं होगा। ये जीरो हो जाता तो मुझे उदासीन बिंदु मिल जाता, कहीं है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। अच्छा समझ रहे हो? अच्छा है सर, बढ़िया है। तो क्या बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कंफर्म है कि अंदर टोटल चार्ज जीरो आ रहा होगा, लेकिन अंदर टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। केस आपके सामने, ठीक सर। अब ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां से छोटा मोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, जो पढ़ते टाइम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा और छोटा सा कंफ्यूजन 5 नंबर का नुकसान करवा सकता है। ठीक है क्या? बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर, बढ़िया है, दौड़ेगा, हाँ सर, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है क्या? चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पे हमने कहा था कि भैया हम ये फॉर्मूले ऑलरेडी देख चुके हैं, हम ये वाले फॉर्मूले ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी आपको छोटा सा शॉर्ट में रिवीजन करवा रहा हूं कि भाई हाँ कैसे इनका डेरिवेशन हमारे पास होता है, उसकी बात करूंगा। बहुत शॉर्ट में जल्दी से करवाऊंगा, तो कृपया करके आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉपी किताब बंद कर दो, सबकी नजरें स्क्रीन पर। आगे 15 मिनट में फटाफट से डेरिवेशन सिर्फ देखना है, याद नहीं करना है। आपके सिलेबस में कोई नहीं पूछने वाला है, बस गाउस नियम को इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि आपको वो क्लैरिटी रहे कि भाई हाँ गाउस नियम काम कैसे करता है। तो याद करते हैं, हमारे पास खोखले, चालक, गोले, जहां पे मेरे पास आवेश का वितरण कहां पे होता है? सरफेस पे होता है। मेरे पास क्या सही सिस्टम होगा? हाँ सर, सिस्टम होगा। सारा का सारा आवेश आपकी बाहरी सतह पे समान रूप से बटा हुआ है क्योंकि चालक है। ओके सर, टोटल चार्ज कितना? क्यू कह दो, रेडियस कितना? आर कह दो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करो। सर कहां पे? केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र से स्मॉल आर की दूरी पर आप हमें निकाल के बताओ कि आर दूरी पे कोई बिंदु है, मुझे यहां पे विद्युत क्षेत्र पता करना है। तो हमने कहा था कि गाउस के नियम लगाने के लिए, गाउस का नियम लगाने के लिए आपको पहले गाउसियन सतह मानना पड़ेगा, एक काल्पनिक सतह मानना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि बिंदु आवेश या गोलाकार आवेश वितरण के लिए हम हमेशा गोल गाउसियन सतह मानते हैं। तो जैसे हमने कल किया था बिल्कुल वैसे ही आज कर रहा हूं, मैं एक गोल गाउसियन सतह मानने वाला हूं। भाई कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हम ऐसे एक गोल गाउसियन सतह मान रहे हैं। रुक जा यार, थोड़ा बड़ा हो जा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक गोल गाउसियन सतह हमने मान लिया। चल ठीक है, जैसे हमने कल किया बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं कि सर हमारे पास धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से बाहर निकलते हुए ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं जाएंगी। हाँ सर, ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं जा रही होंगी, बिल्कुल सर। सतह के लंबवत बाहर की ओर ऐसे मेरे पास बल रेखाएं जा रही होंगी। हाँ जी सर, एकदम बढ़िया है। ठीक सर, बिल्कुल कल ही की तरह हम एक छोटा सा यहां पे अल्पांश मानेंगे। जी हां, उसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत यहां पर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, दोनों समान दिशा में, कोण कितना? 0 डिग्री। सेम कहानी यहां पर, छोटा सा अल्पांश लोगे, उसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत यहां पर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, दोनों समान दिशा में। तो हर एक बिंदु के लिए ई और डीए के बीच में कोण कितना आएगा? 0 आएगा। तो आपका गाउस का थ्योरम क्या बोलता है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये रहा, डी ए डॉट प्रोडक्ट हमने खोला, क्यू इन कितना है सर? इस बड़ी सी गाउसियन सतह के अंदर कितना आवेश? सर ये पूरा, पूरा मतलब क्यू के बराबर है, तो पूरा का पूरा आवेश अंदर, एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा। ओके सर, हमें करना है समाकलन, है ना। cos थीटा कितना मेरे पास है? 0 डिग्री का कोण है, तो cos 0 डिग्री कर दूंगा। अब E,
इस सतह के लिए उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे पॉइंट पे सेम होगा। सर क्यों? सबके सब समान दूरी पर है, जितनी दूरी पर वो है उतनी दूरी पर ये है, उतनी दूरी पर ये है, सारे के सारे पॉइंट गोले से समान दूरी पर हैं। समान दूरी है मतलब E का वैल्यू सबके लिए सेम होगा। सेम मतलब कांस्टेंट, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन डी ए cos 0 कितना 1 होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सर डीए क्या है? छोटा सा अल्पांश का एरिया, छोटे से टुकड़े का एरिया। जब सारे छोटे 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 टुकड़ों को जोड़ लोगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल मिलेगा, जो होगा 4 पाई दूरी r का स्क्वायर, ये बटा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको फेंको उस तरफ, कितना आएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का Q छोटे r का स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बाहर वाले बिंदु के लिए K बनेगा ये चीज, K आवेश Q दूरी r का स्क्वायर। याद कर लो कि मैंने इन सिस्टम्स के लिए बाहर वाले बिंदुओं के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला यही लिखवाया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको हमने यही लिखवाया हुआ है। हाँ सर, तो यही चीज हमें याद करना होता है, यही चीज मुझे याद करना होता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात सबको क्लियर होगा। जो हमने कल डेरिवेशन किया था बिल्कुल वैसा है, सेम टू सेम, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई खासा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। चलेगा सर, दौड़ेगा, शानदार है। ठीक है, ऐसे मान लो कि अगर मुझे अंदर वाले किसी बिंदु पे निकालना होता तो भी देख लो, ये आपका भाई चालक गोला, आवेश Q, त्रिज्या R है। लो भैया, ये गोला है। अब मेरे को विद्युत क्षेत्र निकालना था, कहां हमें निकालना है? वो बिंदु जो गोले के अंदर। चल ठीक है, गोले के अंदर मान ले यहां पे कोई बिंदु है स्मॉल r दूरी पर, जो अंदर वाला पॉइंट C बोल दो उसको। हाँ सर, याद करो फिर से मुझे एक गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगा। ले भैया, गाउसियन सरफेस मान लिया, एक गाउसियन सतह मान लिया। अब मुझे खुद से बताओ कि इस छोटे वाले गाउसियन सतह के अंदर कितना आवेश है? बताओ, इसके अंदर कितना आवेश है? बताओ। तो सारा का सारा आवेश तो बाहर रखा हुआ है, अंदर कुछ है ही नहीं। तो अंदर क्यू इन कितना आएगा? 0। अगर क्यू इन 0 होगा तो मेरे पास E डॉट डी ए इंटीग्रेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। जब वो वैल्यू यहां पे रखोगे तो E का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि चालक के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 0, क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश है ही नहीं। जब कोई आवेश रहेगा नहीं तो उसके अंदर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मेरे पास बन जाता है। ठीक है, मुद्दे की बात यही। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मूले याद रखने जो हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, उनमें कोई खास भारी भरकम चीजें नहीं है। काम की बात उसमें अब सिखाता हूं आपको, अभी सिखाऊं, अभी करवाऊंगा। ठीक है, अभी करवाएंगे। ठीक है, तो ये काम देख चुके हैं। हाँ सर, और सेम टू सेम कहानी हमारे पास यहां पर भी होगी। तो इसमें भी आपको बस फॉर्मूले याद रखने, दिमाग मत लगाना कि मेरे पास ठोस कुचालक गोला है। फॉर्मूला देख चुका हूं, बाहर वाले पॉइंट के लिए के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर होता है। आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, गारंटी है। आपसे कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, कंफर्म है। बाहर वाले बिंदु के लिए ये फॉर्मूला होता है, सरफेस के लिए ये फॉर्मूला होता है, और अंदर वाले पॉइंट में इसमें 0 नहीं होता क्योंकि अंदर आपका आवेश उपस्थित होता है। तो डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, गारंटी के साथ कहता हूं। आपको बस फॉर्मूले याद रखने जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक सर, अब सर ध्यान से समझते हैं। ऐसे सेम टू सेम फॉर्मूले आपने चैप्टर ग्रेविटेशन में देखे थे। सेम टू सेम फॉर्मूला आपने चैप्टर ग्रेविटेशन में देखा था। हाँ सर, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर वाले बिंदु के लिए क्या लिखवाया था? माइनस का GM बटे छोटे r स्क्वायर। किसके लिए? जो बिंदु मेरे पास बाहर है। सर सरफेस के लिए कितना लिखवाया था? स्मॉल r बदल गया था कैपिटल R में। सर जी हाँ। सतह वाले बिंदु के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और आपके अंदर वाले बिंदुओं की अगर बात किया जाए, माइनस का G कैपिटल M छोटा r बटे कैपिटल R क्यूब। तो यहां पे जो तीव्रता है वो अंदर वाले बिंदु के लिए ये है। तो अगर देखोगे फॉर्मूला एकदम सिमिलर है। K की जगह पर G है, Q की जगह पर M है, स्मॉल r कैपिटल R मेरे पास सेम टू सेम चलेंगे। हाँ सर, और सेम करने पास इसके लिए, इन वालों के लिए, खोखले के लिए, खोखले गोलों के लिए मेरे पास क्या है? सेम टू सेम है। कि सर अगर मैं कहूं
कि बाहर वाले पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, के क्यू बटे छोटे आर स्क्वायर। वो पॉइंट जो मेरे पास कहां है, बाहर है। सरफेस पे बात करें कितना हो जाएगा, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, वो बिंदु जो सतह पर है। और अंदर वाले पॉइंट के लिए से कितना मेरे पास आएगा, 0 आएगा। हमने इस पर न्यूमेरिकल भी किए थे, वो बिंदु जो मेरे पास अंदर है। सेम टू सेम फॉर्मूले आपने कहां पढ़े थे, ग्रेविटेशन में, कि मेरे पास क्या है, आपका खोखला गोला है। ग्रेविटेशन में पढ़ा था खोखला गोला, तो खोखले गोले के बाहर वाले बिंदु के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये बनेगा, सरफेस पे माइनस का जीएम बटे आर स्क्वायर बनेगा, और अंदर कितना आएगा, 0 आएगा। अब दिल में एक सवाल उमड़ रहा होगा, सर क्या, सर यहां पे माइनस क्यों है, यहां पे माइनस क्यों है। यहां माइनस इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी जो फोर्स होता है ना, वो अट्रैक्शन का होता है। ग्रेविटी का जो बेसिक नेचर ही जो होता है वो होता है अट्रैक्शन का। तो अट्रैक्शन वाले केस में यहां पे माइनस लगता है, क्योंकि आप वेक्टर फॉर्मेट इनका लिखते हो। ठीक सर, ये बातें हम लोग देख चुके हैं सर, बिल्कुल देख चुका हूं। मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं है। ठीक है, बात एकदम क्लियर है सर जी। अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि मैं आपको छोटे छोटे कुछ ग्राफ सिखाने वाला हूं, तो कृपया करके उनको जरा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, पुरानी बातें, हालांकि बतानी नहीं चाहिए मेरे को, फिर बता रहा हूं। पुरानी बातें, सब बातें सर, कौन सी, ग्राफ वाली, ग्राफ वाली पुरानी बातें जरा याद करते हैं कि सर कभी हमने पढ़ा था कि सर जिन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ बन रहा है y और x, अगर दोनों का पावर 1 है और दोनों आमने सामने, तो ऐसे केस में कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, जिसका सामान्य समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी होता है। हम जानते हैं कि अगर मेरे पास m का वैल्यू, अगर मेरे पास m का वैल्यू धनात्मक है तो लाइन जाता है नीचे से ऊपर, अगर m का वैल्यू है ऋणात्मक तो लाइन बनता है ऊपर से नीचे। अच्छा सर, c का मान अगर धनात्मक है तो ये लाइन काटेगा y अक्ष पे ऊपर, अगर c का मान ऋणात्मक है तो स्ट्रेट लाइन y अक्ष पे नीचे काटता है। क्या ये सबको याद है क्या? अरे हाँ सर, ये बात हम सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा है सर, ठीक है ना। फिर नंबर दो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी एक वेरिएबल का पावर 2 हो जाए, दूसरे का 1 रह जाए, इसका 2 हो जाए, इसका 1 रह जाए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, पैराबोला में, परवलय में। हाँ सर, हमने पढ़ रखा है जिसकी पावर 1 होता है उस पर कटोरी बन जाती है, जिसका पावर 1 होता है उस पर कटोरी बन जाती है। नंबर 3 कि सर एक वेरिएबल ऊपर हो, एक वेरिएबल नीचे हो, तो ऐसी अवस्था में यह बनता है हाइपरबोला, अति परवलय। हाइपरबोला ये हमारे पास बनता है, अति परवलय मेरे पास ये बनता है ना, अति परवलय हमारे पास ये बनता है। ठीक है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि भैया वैसे तो पता होना चाहिए, फिर भी देख लो कि सर अगर मैं कहूं ग्राफ में, आप इसको कहते हो मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक लिखते हो 0,0, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। सर जी हां, हम जानते हैं कि x अक्ष पे x का निर्देशांक बदलता है, 0 होगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, है ना। तो x अक्ष पे x निर्देशांक बदलता है, लेकिन x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सेम तरीके से y अक्ष पे y के निर्देशांक बदलते हैं, लेकिन वहां पे x का निर्देशांक 0 होता है। तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, ये मेरे पास होता है ना। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी सर, ये बात मेरे सब सभी लोग जानते हो। चल ठीक है, अब ग्राफ की बारी बारी से बात करता हूं, जरा ध्यान से कहानी को सुनिएगा, मैं आपसे क्या कहता हूं। सुनो, सबसे पहला पॉइंट चार्ट्स की बात करता हूं। हर तरह के, हर वैरायटी के ग्राफ आपको दिखाई जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चल देखो, क्या हम लोग जानते हैं क्या, अगर मेरे पास एक धनात्मक आवेश है, क्यों, तो धनात्मक आवेश के लिए पहली बात तो कि मेरे पास जो आता है विद्युत क्षेत्र, सब वो होता है आवेश से दूर जाता हुआ, आवेश से दूर जाता हुआ हमारे पास बनता है। कि मतलब आवेश से दूर जाता हुआ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, आवेश से दूर जाता हुआ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अच्छा, ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बटे छोटे आर का स्क्वायर। ठीक सर, तो मेरे को फिलहाल जो ग्राफ चाहिए ना, ग्राफ मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरी आर के साथ।
कि भैया आवेश से दूरी के साथ ग्राफ हमें चाहिए। देखो मेरे पास कि भैया यहां पे आपका आवेश है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। देख के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ चाहिए दूरी r के साथ। देख के बताओ किस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। सर E का R के साथ, हमने ये बात सिखाया हुआ है। E का R के साथ, E को रखा है y अक्ष पे, R को रखा है x अक्ष पे, वहां पे रख के बताओ किस तरह का ग्राफ मेरे पास आना चाहिए, बताओ। यस, एकदम सही पकड़ा। देखो हम E कहां पे से, E है मेरे पास y अक्ष पे, तो आप सभी लोग E को क्या कहोगे, y कहेंगे। R कहां पर है, x अक्ष पे, तो R को कहेंगे x पर। सर R की पावर तो 2 है, तो x की पावर 2 बन जाएगा। सर कहां है, बटे में है, बटे में है, दोनों फिर कर दो समानुपाती। सर एक ऊपर एक नीचे, से कैसा बनेगा, अति परवलय हाइपरबोला। अति परवलय हाइपरबोला। यहां पे साफ साफ दिखता है कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y मेरे पास कम होगा, तो x को बढ़ाओगे y का वैल्यू कम होगा, तो जो ग्राफ भैया वो कुछ ऐसा दिखेगा। E समानुपाती 1/r²। कैसा भैया आपका बनेगा, ये अति परवलय हाइपरबोला। ठीक सर, मैं कहता हूं भैया इसका एक ग्राफ ये भी है। तो ये कैसे बना दिया आपने, ये कैसे बना दिया, दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर। अब भैया कॉपी किताब रख दो साइड में, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहता हूं, सुनना। तो देखना इस आवेश के राइट साइड पे, ध्यान सुना, आवेश के राइट साइड पे, उस तरफ राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे। आगे मतलब प्लस एक्स मतलब धनात्मक। अरे हां सर, ठीक है। आवेश के इस तरफ अगर देखोगे फील्ड कहां है, पीछे मतलब माइनस एक्स का मतलब क्या है, ऋणात्मक। का मतलब क्या है, तो इसके इस तरफ वाला ग्राफ, आवेश के राइट साइड वाला ग्राफ बनेगा धनात्मक, इसके लेफ्ट साइड वाला बनेगा ऋणात्मक। ओके सर, हाइपरबोला होता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं सर, ठीक है। आवेश के बिल्कुल पास में अनंत, आवेश के बिल्कुल पास में अनंत, फिर उसके बाद जैसे जैसे दूर जाओगे वैल्यू घटती चली जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे घटता चला जाएगा। अच्छा है सर, बात समझ रहा हूं, चल ठीक है। मान ले अगर ऐसे ही मेरे पास आवेश होता ऋणात्मक, ले भैया आवेश क्या कह रहा हूं, ऋणात्मक है, आवेश क्या कहता हूं, ऋणात्मक है। ले भाई आवेश ऋणात्मक है, हम जानते हैं भैया ऋणात्मक आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पास आता हुआ बनता है। पास आता हुआ बनता मतलब देखो, इसके लिए पास आता हुआ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए पास आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। देखना तो राइट साइड पे फील्ड कहां है, इधर है सर, ये तो -x दिशा होता है ना। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, आगे मतलब प्लस का x दिशा होता है। अरे हाँ सर, दिशा होता है मतलब ये वाला ग्राफ बनना चाहिए धनात्मक, ये बनना चाहिए ऋणात्मक। पॉइंट चार्ज के लिए फिर से वही कहानी, E समानुपाती 1/r²। फिर से मेरे पास क्या है, हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनेगा, हाइपरबोला टाइप का ग्राफ मेरे पास बनेगा सर। ठीक है, हाइपरबोला ग्राफ बना देंगे। तो देखो मेरे पास, देख लो भैया कि सर क्या कहता हूं कि सर इधर -x मतलब कि ऋणात्मक ग्राफ बनेगा, तो E का ग्राफ दूरी r के साथ, तो ऋणात्मक में हाइपरबोला, तो इसके इस तरफ धनात्मक में हाइपरबोला, धनात्मक में हाइपरबोला बन गया, खत्म। क्या ये चीज एकदम क्लियर है क्या? पोल नहीं आ रहा है बेटा, कहां से उड़ रखी है आपने पोल? मैंने पोल क्लास में दिया ही नहीं, तो कहां से आएगा? ठीक है, और सभी लोग ध्यान देना, मैंने दोनों ग्राफ में ग्राफ को अक्ष पे नहीं काटा है। देख ले, ये अक्ष पे नहीं काट रहा, ये भी नहीं काट रहा, ये भी नहीं काट रहा, ये भी नहीं काट रहा, दोनों क्या समांतर हैं, दोनों क्या है, समांतर हैं। सेम कहानी यहां पर, मैंने यहां पर भी नहीं काटा, यहां पर भी नहीं काटा। अच्छा अच्छा, और देखते हैं सर, और भी क्वेश्चन देखो। आपको याद है वो उदासीन बिंदु वाले क्वेश्चन? हाँ हाँ सर, उदासीन बिंदु वाले क्वेश्चन फटाफट करता हूं। उदासीन बिंदु वाले सवाल जरा देखते हैं। सर देखो कि सर कभी सवाल देखे थे हमने से कि सर दो आवेश थे, अगर समान परिमाण के आवेश है Q और Q, समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश, समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश। ठीक है, हम जानते हैं भाई इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कैसा बनता है।
धनात्मक आवेश दूर जाता हुआ, धनात्मक आवेश दूर जाता हुआ, धनात्मक आवेश दूर जाता हुआ, धनात्मक आवेश दूर जाता हुआ। पता है क्या? हाँ सर 100% पता है, 100% मेरे को यह बात पता है। हाँ सर, आगे मतलब धनात्मक तो ये पॉजिटिव साइड पे ग्राफ बनेगा, पीछे मतलब ऋणात्मक बनेगा, आगे मतलब धनात्मक बनेगा, पीछे मतलब ऋणात्मक बनेगा। ओके, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सर कैसा है? हाइपरबोला टाइप का है, हाइपरबोला टाइप का है सर। ठीक है, चलो बात करता हूं, जरा देखो तो भाई कैसा ग्राफ दिखाता है। देखो सर कहानी वही है, हाइपरबोला, हाइपरबोला। देखो धनात्मक में हाइपरबोला, हाइपरबोला। पर याद करो कि सर जब दो समान आवेश होते हैं बीच में मिलता है नल पॉइंट, उदासीन बिंदु से, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता था। अरे हां, तो भैया हाइपरबोला रूप से घटेगा, जीरो बनेगा। यहां पे ऋणात्मक में हाइपरबोला और जीरो हो गया। सर ऋणात्मक का हाइपरबोला कर दिया, धनात्मक का हाइपरबोला बना दिया। बता आया कि नहीं आया? देख ले भाई, तेरी आंखों के सामने बनाया। यादव जी के जीवन में भाई बड़ा दुख दर्द है। डाउट चेक, डाउट चेक, डाउट चेक। राइट वाला ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्या? बेटा फिलहाल जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दे, फिलहाल जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दे। राइट वाला ऋणात्मक है, वही तो है बालक। राइट साइड पे ऋणात्मक की तो ग्राफ बन रहा है, नया माइनस चार्ज है। पहले देख ले बेटा, पहले क्लास में देखा करो, ठीक है? चल जाएगा सर, ठीक है। हमारे पास क्या है? दोनों आवेश थे समान परिमाण के, तो उदासीन बिंदु बिल्कुल बीचों बीच मेरे पास आया था। अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि सर मान लो कि अगर दिए गए दोनों आवेश समान परिमाण के नहीं होते तो, मैं देख ले करवाता हूं, मैंने आपको ये कैसे करवाया हुआ, देख। दो आवेश, मेरे पास क्या है? दोनों आवेश क्या है? समान प्रकृति के हैं भैया, है ना? एक है Q1, एक है Q2। इस बार परिमाण अलग है, इस बार परिमाण अलग है लेकिन प्रकृति समान। दोनों प्लस प्लस हैं, लेकिन एक Q1 और एक Q2 है। ये Q1 है Q2, सर इनमें से एक मेरे पास बड़ा होगा। मान लो कि मेरे पास Q1 छोटा है Q2 से। याद करो हमने कहा था उदासीन बिंदु छोटे वाले के नजदीक में बनता है, उदासीन बिंदु छोटे वाले के नजदीक में बनता है सर। ठीक है, तो Q1 Q2 में से Q1 छोटा है, इसके नजदीक में उदासीन बिंदु बनेगा। ओके सर, बात करते हैं। सर जरा देखना तो, धनात्मक है दूर जाता हुआ, धनात्मक है दूर जाता हुआ, धनात्मक है दूर जाता हुआ, धनात्मक है दूर जाता हुआ। ओके सर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है धनात्मक में दूर जाते हुए। मेरे को चाहिए ग्राफ। ले भैया देखो, देखो सर पॉइंट चार्ज के लिए हाइपरबोला, ये धनात्मक दिशा है। हाँ सर, धनात्मक मतलब घटता हुआ नीचे आएगा, यहां पे जीरो बनेगा। तो ये क्या ऋणात्मक है, माइनस डायरेक्शन है, तो माइनस में घटता हुआ यहां भैया। सर ऋणात्मक, ऋणात्मक में हाइपरबोला, धनात्मक में हाइपरबोला बन गया। वो देख लो, बताओ भैया। साइंस स्टूडेंट बेटा, समझ में क्या नहीं आ रहा मुझे बता, समझ में क्या नहीं आ रहा है? सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है, इसका उदासीन बिंदु बिल्कुल बीचों बीच था, उसका उदासीन बिंदु बीच में थोड़ा सा इस तरफ सरका हुआ है, सिर्फ इतना फर्क है। अगर Q2 छोटा होता तो उदासीन बिंदु वहां पहुंच जाता, उस तरफ। ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है, वरना दोनों ग्राफ एकदम सेम टू सेम है, दोनों ग्राफ एकदम सेम टू सेम है। ध्यान रखिएगा कि सर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा के हिसाब से काम करना पड़ता है। दूर जाता हुआ धनात्मक दिशा में है, दूर जाता हुआ ऋणात्मक दिशा में है, दूर जाता हुआ धनात्मक दिशा में है, दूर जाता हुआ ऋणात्मक दिशा में है। हां सर, सर आपने दोनों आवेश लिए हैं धनात्मक, आपने दोनों आवेश लिए धनात्मक। चल मान ले एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, देखते हैं कौन इसका एकदम सही ग्राफ मुझे बना के देता है। ट्राई करते हैं, सारे बच्चे ट्राई करो भैया, सब लोग ट्राई करेंगे। इस बार क्या है? दोनों आवेश समान परिमाण और समान प्रकृति के, -Q और -Q।
दोनों समान परिमाण समान प्रकृति। सर जानते हैं कि इस केस में उदासीन बिंदु बिल्कुल बीचों बीच आता है। हां सर, उदासीन बिंदु बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो भैया इसके लिए मुझे आप सभी लोग फटाफट से ग्राफ बना के दोगे। तब तक कुछ मासूम जनताओं का मैं डाउट देख लेता हूं। हाँ सर, इसमें अंतर क्या है बेटा? बता दिया ना अंतर में आपको, नीलम कश्यप जी, अंतर बता दिया मैंने आपको। तब इस चैप्टर में कितने लेक्चर लगेंगे? जितने लगेंगे पढ़ लो बेटा, कोई ना बालक। बेटा राइट अगर ऋणात्मक मैंने लिया है बेटा देख ले एक बार, सारे केस बता रहा हूं, जल्दबाजी में आगे मत भाग। जो बता रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो, जो बता रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो, आप आगे मत भागो। बेटा गलत दे रखा है वो मॉड्यूल में। चलो ट्राई करें, आओ चल देखते हैं। तो फिर से क्या है, पॉइंट चार्ज है। हाँ सर, पर सर आवेश कैसा है? सर आवेश है इस बार ऋणात्मक। हम जानते हैं ऋणात्मक आवेश के लिए पास आता हुआ विद्युत क्षेत्र बनता है। ऋणात्मक के लिए पास आता हुआ विद्युत क्षेत्र बनता है, सब जानते हैं। सर ये जो तीर लग रहा है, सर तीर तो धनात्मक दिशा का है, ये तीर ऋणात्मक दिशा का है, ये तीर धनात्मक दिशा का है, ये तीर ऋणात्मक दिशा का है। हां सर, और पॉइंट चार्ज के लिए मेरे पास क्या है, हाइपरबोला ग्राफ मेरे पास बनता है। चल चेक करें। सर धनात्मक का हाइपरबोला बन गया। सर ऋणात्मक का हाइपरबोला, बीच में क्या है नल पॉइंट, तो जीरो करना पड़ेगा, तो भाई जीरो कर दिया है। सर धनात्मक का हाइपरबोला, धनात्मक का हाइपरबोला बन गया। सर ऋणात्मक का हाइपरबोला बन गया। चेक कर लो भैया, क्या सभी का आंसर यही आया है? क्या सभी का आंसर यही आया है क्या? अरे हां सर, दोनों आवेश मेरे पास समान परिमाण समान प्रकृति के थे, तो मेरे पास ऐसा ऐसा ग्राफ देखने को मिला है। बोलो भाई क्लियर है क्या? अरे सही तो मस्त है, ये तो एकदम शानदार है, इजीली मेरे पास बन गया है ना। देखो भैया मैंने आपसे कल ही कहा था, मैंने आपसे कल ही कहा था कि भैया पैराबोला हाइपरबोला का ग्राफ देख के आना, उसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। सर और भी क्वेश्चन करवाओ ना, और करवाओ, चल देखते हैं, और ट्राई करता हूं, और भी देख ले जरा, देख चल देख ले सर, और भी जरा सोल्व करें क्या? ले भैया आओ और सोल्व करते, ताकि दिमाग में एकदम मस्त क्लियरिटी बैठे कि भाई हर तरह का सवाल जो दिमाग में हर डाउट बन सकता है सब दिखेंगे। सर एक कह रहा हूं समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। पहले मुझे बताओ इस सिस्टम के लिए उदासीन बिंदु कहां पर आता है? इस सिस्टम के लिए उदासीन बिंदु कहां पर आता है? एक है प्लस का क्यू, एक है माइनस क्यू। बताओ इसके लिए उदासीन बिंदु कहां पर बनता है? इसके लिए उदासीन बिंदु कहां पर बनता है? जवाब दो। ऐसे सिस्टम के लिए कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू, दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन प्रकृति अलग है, एक प्लस में और एक माइनस। बताओ इसका न्यूट्रल पॉइंट कहां पर बनता है? उदासीन बिंदु कहां आता है इसका बताओ। पूजा रेवार, बहुत बढ़िया। यस, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। याद करो कि सर हाँ, कि ऐसे सिस्टम के लिए कोई उदासीन बिंदु नहीं था ही नहीं। कि सर अगर दोनों आवेश का परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, तो कोई उदासीन बिंदु बनता ही नहीं, नल पॉइंट आता ही नहीं है। अच्छा है सर, आता ही नहीं है, अच्छा सर चलेगा, ठीक है। तो भाई ऐसे सिस्टम की बात करते हैं, ये उदासीन बिंदु नहीं, मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो कहीं पर भी ये अक्ष को नहीं काटेगा, कहीं पर भी अक्ष को नहीं काटेगा। चल बात करते हैं दिशा की। दिशा की जरा बात करूं, प्लस आवेश के लिए फील्ड बनता है दूर जाता हुआ, ऋणात्मक आवेश के लिए बनता है पास आता हुआ, बनता है। हां सर, ये तीर तो उल्टा है, मतलब माइनस साइड पर, ये तीर आगे मतलब प्लस साइड पर है, ये तीर आगे मतलब प्लस साइड पर, ये तीर है माइनस साइड पर। बहुत बढ़िया, हां सर बनता है। ग्राफ को जरा बनाया जाए, ले भैया देखो ग्राफ बनाता हूं। प्लस मतलब धनात्मक का हाइपरबोला लेकिन जीरो नहीं, ठीक सर। धनात्मक का हाइपरबोला मतलब जीरो नहीं है, ठीक सर। ऋणात्मक का हाइपरबोला, ओके, ऋणात्मक का हाइपरबोला बन गया है, आए हाय हाय हाय, बन गया है सर, शानदार है। ये बात हमें अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि सर ठीक है, ग्राफ एकदम बन गया है, ना कोई समस्या, ना कोई टेंशन, ना कोई दुख दर्द, आराम से पास ग्राफ बन पा रहा है।
ठीक है, ठीक है, चलो याद करते हैं। इसी में हमने बताया था, कि सर बोलो कि हमारे पास क्या है, एक आवेश है धनात्मक प्लस का, एक आवेश है ऋणात्मक, लेकिन दोनों के परिमाण अलग है। मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है, Q1 का वैल्यू छोटा है Q2 की तुलना में, परिमाण Q1 का छोटा है। तो याद करो कि सर जब दोनों आवेश असमान प्रकृति के हों, असमान परिमाण के, तो उदासीन बिंदु मिलता है। कहां मिलता है, छोटे वाले के नजदीक में। सर छोटू कौन है, छोटू तो Q1 है, तो Q1 के नजदीक में बाहर की तरफ, Q1 के नजदीक में मिलेगा और बाहर की तरफ आपको उदासीन बिंदु मिलेगा कुछ इस तरह से। देखो देखो Q1 है भाई, धनात्मक दूर जाता हुआ, धनात्मक दूर जाता हुआ, ऋणात्मक पास आता हुआ, ऋणात्मक पास आता हुआ। तीर के हिसाब से ये है माइनस में, ये है प्लस में। तीर के हिसाब से ये है प्लस में, वो है पीछे माइनस में। चल ठीक है, Q1 के नजदीक बाहर कहीं उदासीन बिंदु आपको मिलता है, ग्राफ बनाया जाए। देखो पास ऋणात्मक है, ऋणात्मक का हाइपरबोला 0 बन रहा है। ओके सर, धनात्मक का हाइपरबोला, तो वह धनात्मक का हाइपरबोला बना दिया, धनात्मक में हाइपरबोला बना दिया, ऐसे कुछ। ऋणात्मक का हाइपरबोला बना दे लेकिन कट नहीं करेगा, खत्म, ग्राफ बन गया। तो भैया ये फर्क है ग्राफ में, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। देख ले भाई, हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ बनाया गया है, कुछ याद नहीं करना है, बहुत इजीली हर एक क्वेश्चन हो सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें आना चाहिए, इतनी सी बात है। थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें आना चाहिए कि भाई जैसे जैसे आवेश से दूर जाओगे वैल्यू मेरे पास कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सीधा सिंपल सा हिसाब है। सर एक बार फटाफट से शॉर्ट में सारा कुछ रिवाइज कर दें। मेरे पास हमने कहा है भैया कि जब कभी मेरे पास क्या होता है, एक वेरिएबल ऊपर एक वेरिएबल नीचे, तो ग्राफ बनता है हाइपरबोला। सर ठीक है, हमने कहा पॉइंट चार्ज धनात्मक, फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटे आर स्क्वायर, KQ बटे आर स्क्वायर। तो E क्या है, आर स्क्वायर के व्युत क्रमानुपाती हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, उल्टे हैं, एक ऊपर तो एक नीचे। ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला। अब ग्राफ का नेचर तो पता चल गया, अब ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है वो पता करना है। तो देखो अगर धनात्मक आवेश होता है तो उससे दूर जाता हुआ क्षेत्र बनता है। अब जो क्षेत्र की दिशा है वो देखनी है तीर के हिसाब से, क्षेत्र की दिशा देखना है तीर के हिसाब से। देखो ये तीर कहां पर है, से तीर तो धनात्मक दिशा में है, ये तीर कहां पर है, ऋणात्मक दिशा में है, तो धनात्मक ऋणात्मक, तो धनात्मक राइट साइड पे कैसा धनात्मक है, तो राइट साइड पे धनात्मक बनेगा हाइपरबोला। तो आवेश से जैसे जैसे दूर जाओगे ग्राफ में वैल्यू कम होना चाहिए, तो पहले बहुत ज्यादा कम 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 0 होगा, बहुत दूर जाके। सर आवेश के लेफ्ट साइड पे कैसा, ऋणात्मक हाइपरबोला, तो इसके लेफ्ट साइड पे ऋणात्मक, पहले बहुत ज्यादा वैल्यू, नेगेटिव में बहुत ज्यादा, कम 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 कम, ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच जाएगा। अगर मेरे पास आवेश कैसा है, ऋणात्मक है, तो भैया पास आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो भैया तीर के हिसाब से क्या है, नेगेटिव दिशा है, तीर के हिसाब से क्या है, धनात्मक दिशा है, तो इसके राइट साइड पे नेगेटिव का ग्राफ बनेगा। तो माइनस Q के राइट साइड पे नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव मतलब नीचे बनेगा, तो पहले वैल्यू बहुत ज्यादा, कम 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 0। सर उसके लेफ्ट साइड पे धनात्मक दिशा है, तो धनात्मक ग्राफ बनेगा, पहले वैल्यू बहुत ज्यादा और जैसे जैसे दूर जाओगे वैल्यू कम 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 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहां देखो सर, अगर मेरे पास बात करें उदासीन बिंदु, यहां लिखता हूं शॉर्ट में कि भैया समान परिमाण व समान प्रकृति के आवेश ये आवेश, अरे हाँ सर, तो हमने पढ़ रखा है कि ऐसे सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच आपको उदासीन बिंदु मिलता है। हाँ सर, उदासीन बिंदु मिलता है। अब आवेश एक नहीं है, दो दो है, आवेश एक नहीं है दो दो है, तो सर क्या फर्क पड़ता है, हमें दोनों के लिए ग्राफ बनाना है। ओके सर, धनात्मक आवेश दूर जाता हुआ क्षेत्र, धनात्मक आवेश दूर जाता हुआ क्षेत्र, तीर के हिसाब से धनात्मक, तीर के हिसाब से ऋणात्मक, तीर के हिसाब से धनात्मक, तीर के हिसाब से ऋणात्मक।
आगे वाला तीर धनात्मक होता है, पीछे वाला ऋणात्मक होता है। बस इतनी बात याद रखनी है, इतनी बात याद रखनी है। मुझे बताते कि तुम लोग कंफ्यूज कहां हो रहे हैं, बताओ तुम्हें कंफ्यूजन क्या है। तुम लोग हो मासूम बेवकूफ बच्चे, कंफ्यूजन क्या है ना सर, ये माइनस क्यू चार्ज है। चलो सर ठीक है, मान लिया। अब हम जानते हैं कि इसके लिए क्या है, पास आता हुआ क्षेत्र बनता है। हाँ सर, अब तुम्हारे ध्यान में कीड़ा क्या कहता है, तुम्हारे ध्यान में से कीड़ा ये काट रहा है कि सर सर इसके राइट साइड तो धनात्मक होती है ना, हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है सर उसके हिसाब से तो ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। हाँ सर, तो राइट साइड तो धनात्मक होना चाहिए ना, राइट साइड तो धनात्मक होना चाहिए। अरे लल्लू लाल, राइट साइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं दिशा की। दिशा के हिसाब से चिन्ह बनते हैं, दिशा के हिसाब से चिन्ह बनता है सर। दिशा, सर दिशा क्या है, से तीर का है, से तीर है पीछे की तरफ, तो पीछे वाला तीर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अच्छा है ना सर, ये देखो आगे वाला तीर कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक बनता है। तो हमें जो दिशा दिखाना है वो दिखाना तीर के हिसाब से, ऐसा नहीं राइट में है तो धनात्मक, लेफ्ट में है तो ऋणात्मक। ना 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 ना, मासूम बच्चों तुम लोग, बुद्धू हो बुद्धू, लल्ला है लल्ला, मेरा पहला बच्चा है ना। तो मेरे पहले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, हमें डायरेक्शन के हिसाब से देना है कि भैया तीर किस तरफ है। ऐसा नहीं कि राइट में है तो धनात्मक, लेफ्ट में होगा तो ऋणात्मक। ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें देखना तीर के हिसाब से, तो तीर कहां है, अगर तीर इस तरफ है तो धनात्मक, तीर इस तरफ है तो ऋणात्मक। सीधा सिंपल सा हिसाब, सीधा सिंपल सा हिसाब है। स्वाति परिहार सर, ग्राफ बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे हैं हमें, बताओ क्या नहीं आया, मुझे बताओ डाउट क्या है, डाउट क्या है, ग्राफ में क्या समझ नहीं आया। क्या मैंने आपसे एक चीज कही थी, क्या आप लोगों ने घर जाके ग्राफ थोड़ा पढ़ के आए हो? एक सवाल का जवाब दो, सिर्फ एक सवाल का जवाब। जो मैंने आपसे कल एक काम कहा था कि घर जाके एक बार ग्राफ देख के आ जाइएगा, क्या आप लोग देख के आए हो ईमानदारी से, हाँ या ना? जिनको डाउट है, मैं आपसे साफ साफ पूछता हूं, जिनको डाउट है, नेहा सेन, स्वाति परिहार या जो भी कोई बच्चे हैं, ऐसा ग्राफ में डाउट आ रहा है, मैंने आपसे कल एक सिंपल सा बात कहा था कि क्या आप लोग घर जाके वो चीज पढ़ के आए हो? और नहीं पढ़ के आए हो तो बेटा ग्राफ को डिस्टर्ब, क्लास को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं। नहीं किया ना? तो फिर अब मुझे बताओ, अब तुमसे एक काम कहा मैंने क्लियरली, मैंने तुम्हें कल क्लास में जाते जाते कहा था कि बेटा मैं कल ग्राफ पढ़ाऊंगा, मतलब आज ग्राफ पढ़ाऊंगा, तो आप लोग एक बार देख के आना कि हाइपरबोला का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला कैसा बनता है, आप लोग उनको देख के आना, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग करके नहीं आए हो, फिर बोलते सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी सर मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ। मैंने आपको कहा था कि बेटा क्या पढ़ने आना है आपको, है ना? क्या देखो सर, ठीक है, तो आपको तीर देखना है, तीर के हिसाब से बात करना है, तीर के हिसाब से। और याद रखो हाइपरबोला का मतलब है कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे, मतलब कि आवेश से दूर जाओगे, वैल्यू कम करना है, वैल्यू कम करना है। अगर प्लस में कम होगा तो प्लस में कम होगा, माइनस में कम होगा तो माइनस में कम कर दूंगा, ऐसे होगा, सिंपल सा हिसाब है। बस कम करना देखना आपको, भैया आवेश से जैसे जैसे दूर जाओगे वैल्यू कम करना है, वैल्यू कम करना है। चल ठीक है, तो देखते हैं। यहां देखो भैया ग्राफ वापस सीध रहा हूं कि सर मेरे पास क्या है, दो मेरे पास आवेश है ना। समय स्टार्टिंग से ही नहीं समझ आया, क्या नहीं आया समझ में, बताओ क्या समझ नहीं आया आपको शुरुआत से, स्टार्टिंग से क्या समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग से क्या नहीं आया? बेटा बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, बैच जब स्टार्ट हुआ था तब पढ़ाया था। और बेटा नहीं, मुझे बताओ, चलो ठीक है, वो चलो चलो मान लिया, मान लो नहीं आया, आपने उसको समझने के लिए क्या किया, जवाब दो, बताओ। चलो मान लिया समझ में नहीं आया, एक बार में समझ में नहीं आया, आपने उसको समझने के लिए दोबारा क्या किया, कुछ किया? नहीं सर, हमने उसको वैसे छोड़ दिया, हमने उसको वैसे छोड़ दिया। क्या आपने दोबारा लेक्चर खोल के देखे? नहीं देखे। क्या आपने लेक्चर में जो पढ़ाया उसको घर पर दोबारा सॉल्व किया? नहीं किया। खोल के देखा तक नहीं है, खोल के देखा तक नहीं है ना? तो बेटा अब इसमें अपन क्या कर सकता हूं,
अपन क्या कर सकता है, अपन कुछ नहीं कर सकता भैया, अपन समझा सकता है, आपको बोल सकता है कि बेटा ये कर लो, आप नहीं करोगे तो बेटा उसमें हम क्या करें हैं। मतलब आप ये चाहते हो कि अगर आपको नहीं आए तो मैं आपको 10 बार रिपीट करूं, लेकिन आप दोबारा रिवीजन नहीं करोगे, समझ रहे हो। आप लोग ये चाहते हो कि सर जस्ट बिकॉज आपको वो चीज एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो सर आप उसको 3-4 बार बता दो, लेकिन हम उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ये कैसी पढ़ाई है बाबू, बाबू ये कैसी पढ़ाई है, ऐसे नहीं होता है ना। सब बात समझ। सर अगर मेरे पास दोनों आवेश है असमान परिमाण के, असमान परिमाण के मतलब एक का वैल्यू कम एक का वैल्यू ज्यादा मेरे पास हो सकता है, तो क्वेश्चन का हिसाब क्या है, Q1 छोटा Q2 मेरे पास बड़ा है, तो हम जानते हैं कि जब दोनों आवेश असमान परिमाण के हो तो नल पॉइंट छोटे वाले के नजदीक में मेरे पास आएगा, तो छोटे वाले के नजदीक में ये रहा नल पॉइंट। हम जानते हैं धनात्मक आवेश दूर जाता हुआ क्षेत्र, धनात्मक आवेश दूर जाता हुआ क्षेत्र, सर ठीक है। अब फिर से बात करता हूं तीर के हिसाब से, पहले बोलता हूं तीर के हिसाब से देखने का है, तीर के हिसाब से देखना। सर इसका तीर तो पीछे, सर पीछे वाला तीर तो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव है। इसका तीर है आगे, आगे वाला तीर होता है धनात्मक। इसका तीर पीछे, पीछे वाला तीर ऋणात्मक, आगे वाला धनात्मक। तो भैया धनात्मक में हाइपरबोला, धनात्मक में हाइपरबोला, ऋणात्मक में हाइपरबोला, ऋणात्मक में हाइपरबोला। जैसे जैसे आवेश से दूर जाओगे वैल्यू कम करना है। आवेश से दूर गया कम कर दिया, 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 खत्म। नल पॉइंट बीच में तो अपने आप टिपका दिया, ठीक है। ठीक है, यार बच्चों 20 से ज्यादा तो मैं क्या समझाऊं, तो मैं ग्राफ में क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ। ये पूरा दोबारा रिपीट ही कर रहा हूं, दोबारा करवा ही रहा हूं, उसके बाद भी आप नहीं करते हो, भैया मैं क्या करूं, मुझे बताओ क्या चीज समझ में समझाई, तो मैं क्या बताऊं, तो मैं क्या नहीं रहा, मुझे बताओ एक बार। मैं अभी अभी तुम्हें पॉइंट बताता हूं। डाउट क्या, तुम्हें बताओ डाउट है क्या, मुझे बताओ पहले तो, डाउट है क्या मुझे बताओ पहले तो। पता नहीं भाई साहब, पढ़ने का कुछ है ही नहीं, कुछ ध्यान क्लास में है ही नहीं, पता नहीं क्या है, पता है कि सर ये हमें नहीं पता, अब नहीं पता भाई उसको क्या करूं मैं, हमने बेसिक में सिखाया हुआ है, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं उस चीज का। क्या पैराबोला ग्राफ ऐसा बनता है, हमने नहीं बताया हुआ है, बताया हुआ अब आप पढ़ के नहीं आए उसमें मैं क्या कर सकता हूं, बस बताओ डाउट क्या, मुझे आपसे पूछता हूं, जवाब दो एग्जैक्ट, मुझे बताओ डाउट क्या है आपको, एग्जैक्टली बताओ आपको डाउट क्या है, क्या चीज नहीं आ रही मुझे बताओ, जवाब दो। आज आपसे ये पूछता हूं कि डाउट क्या है, मुझे बताओ एग्जैक्टली डाउट क्या है आपका। जो बच्चे वर्ग के मुझे डाउट है, मुझे नहीं आ रहा, बताओ डाउट क्या है, एग्जैक्टली बताओ कि डाउट क्या है। ऐसा नहीं कि सब पूरा बताओ ना, मुझे बता पॉइंट बता, ये पहला पॉइंट है, यहां से मैंने ग्राफ स्टार्ट किया, बता किस पॉइंट पे डाउट है, जवाब दे किस पॉइंट पे डाउट है। तेरे पास सामने बोर्ड है, बता इस पूरे ग्राफ में डाउट क्या तेरे को। प्लस माइनस कैसे लगा रहे हो, धन्य है भैया धन्य है। ये भी क्या समझाया मैंने तुम लोगों को, ये क्या समझाया मैंने अभी आपको, इसमें क्या समझ में आया बताओ। ये क्या बताया मैंने आपको कि सर तीर देखना है, तीर अंधो तीर, मैंने बोला है तीर, सर इसका तीर देख लो भैया, सीधी सी बात है, ये तीर देख लो सर, ये तीर कहां होता है, आगे होता है धनात्मक, ये तीर कहां होता है, पीछे होता है ऋणात्मक, सिंपल सी बात है, आगे का तीर धनात्मक पिछला ऋणात्मक है, सीधा सिंपल सा हिसाब कि भैया आगे वाला तीर धनात्मक पिछला ऋणात्मक। अब तुम उसको कैसे बना दो, ले भैया देख ले, ये ग्राफ है, मान ले तीर भैया ऐसे बन रहे हैं, तीर मेरे पास ऐसा बन रहा है, ये देख लो भैया तीर आपके सामने है, तीर आपके सामने, अब देख के बता कौन सा तीर कौन सा है। सर ये तीर पीछे, पीछे वाला तीर ऋणात्मक बनता है, आगे वाला तीर धनात्मक बनता है, ये बना दिया है। अगर मेरे पास तीर बन रहे हैं कुछ ऐसे, ले भैया तीर बन रहा है ऐसा, ऐसा देख के बता, ये तीर कैसा है सर, ये तीर तो ऐसा है, ऐसा मतलब धनात्मक है, ये तीर पीछे मतलब ऐसा है ऋणात्मक आएगा, देख ले भैया, हर बार वही चीज बता रहा हूं। ग्राफ समझ नहीं आ रहा, ग्राफ में समझ में क्यों आएगा, तुमने घर जाकर खोला तक नहीं है, तुमने घर जाकर खोला तक नहीं है, सर मैं ग्राफ नहीं पता है, ग्राफ कैसे होता है नहीं पता है, मैं पढ़ के नहीं आया हम लोग घर पे।
अरे बिल्कुल पढ़ के ही नहीं है। अब तुम्हें तीर देखने नहीं आ रहा, तुम लोगों को तीर देखना नहीं आ रहा कि भाई कौन सा तीर आगे कौन सा तीर पीछे। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो थोड़ी सी, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तीर नहीं दिख रहे हैं भैया, सब कौन सा तीर राइट में जा रहा है, कौन सा तीर लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट राइट देखना आता है। अरे भगवान, मर जाओ तुम लोग। हलो ये यादव जी, पढ़ना तुम लोगों को है नहीं, पढ़ना तुम लोगों को है नहीं, पता नहीं ग्राफ ग्राफ क्यों नहीं आ रहा है। जानवर हो तुम लोग, पागल हो तुम लोग यार, हैं? ग्राफ नहीं आ रहा है, तुमसे कहा था मैं कल पढ़ के आना, तुमसे पढ़ के नहीं आता जानवर कहीं के। बता रखा है साला जानवर हो, y बराबर mx प्लस सी किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। सारे ग्राफ पढ़ा रखे मैंने इसके, ये देखो भैया, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर जिसका पावर 1 होता है उस पर कटोरी बन जाती है, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x पावर 1 जिस पे पावर 1 कटोरी बन जाता है। सर ये भी हमने पढ़ा रखा है, हाइपरबोला, एक ग्राफ बढ़ता है एक मेरे पास घटता है। अरे पढ़ के नहीं आएंगे, टाइम पास करेंगे। ये बता ईमानदार से, ये कौन है, ये यादव जी बता, पढ़ के आया तू ग्राफ, पढ़ के आया तू ग्राफ? ग्राफ समझ नहीं आ रहा है। समान परिमाण समान प्रकृति के आवेश हैं, एक धनात्मक दूसरा भी क्या है, धनात्मक। हमने पढ़ रखा है कि जब मेरे पास समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो इनके लिए उदासीन बिंदु जो होता है कहां मिलता है, बीच में मिलता है। उदासीन बिंदु का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। उदासीन बिंदु का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे जीरो है। ठीक सर, अब हम सभी जानते हैं कि मेरे पास क्या होता है, धनात्मक आवेश के लिए दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो देखो इस आवेश से दूर जाता हुआ मतलब ऐसे दूर जाता हुआ, इससे भी दूर जाता हुआ ऐसे बनता है। धनात्मक आवेश इससे भी दूर जाता हुआ, इससे भी दूर जाता हुआ। हाँ सर, अब हम सभी लोग जानते हैं कि भैया आगे वाला तीर जो होता है वो प्लस एक्स को दिखाता है, मतलब धनात्मक दिशा को दिखाता है। पीछे वाला तीर दिखाता है ऋणात्मक दिशा को। तो उसी हिसाब से हम लोग सारे चिन्ह बताएंगे। तो आगे वाला तीर देखो, आगे वाला तीर धनात्मक, आगे वाला तीर धनात्मक, सर ठीक है। पीछे वाला तीर ऋणात्मक, पीछे वाला तीर ऋणात्मक, सर ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज के लिए जो ग्राफ मेरे पास बनता है वो कैसा बनेगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला मेरे पास ग्राफ बनता है। तो देखो धनात्मक मतलब इसका ग्राफ ऊपर बनेगा, ऋणात्मक मतलब इसका ग्राफ नीचे बनेगा। धनात्मक मतलब ऊपर ग्राफ, ऋणात्मक मतलब नीचे ग्राफ। ठीक सर, तो धनात्मक मतलब ऊपर कैसा, हाइपरबोला। तो आवेश से दूर जाने पर वैल्यू कम करना है तो पहले बहुत ज्यादा कम 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 और यहां पे जीरो। ठीक,
ऋणात्मक में आवेश से दूर आने पे वैल्यू कम होगा, तो पहले बहुत ज्यादा फिर कम 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 कम, लास्ट में कितना, 0 हो जाता है। ठीक सर, सेम टू सेम तरीके से ऋणात्मक में है मतलब नीचे ग्राफ बनेगा, आवेश से दूर आओगे तो वैल्यू कम होगा, तो पहले वैल्यू बहुत ज्यादा, अब कम 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 कम, 0 होगा, मतलब 0 नहीं होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक, धनात्मक मतलब ऊपर ग्राफ बनेगा और आवेश से दूर जाने पे हाइपरबोलीय रूप से कम हो जाएगा, तो अति परवलयाकार रूप से ये लगातार कम होता चला जाएगा। क्या ये ग्राफ सबको क्लियर है अब? क्या ये ग्राफ सबको क्लियर है अब? इसमें कहीं कोई डाउट है अपने को? पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या है, देख लो भैया, कि इधर वाले ग्राफ में डाउट है या इसमें डाउट है या इसमें डाउट है या इसमें डाउट है, बताओ कौन से पार्ट में डाउट है? किसी को अगर डाउट है तो बता दो। 1 2 3 4 पार्ट है ग्राफ के, चारों में से किस पार्ट पे डाउट है बताओ। ठीक है, सेम तरीके से यहां देखते हैं, मेरे पास क्या है, एक है Q1 एक है Q2। ठीक है, दो अलग अलग आवेश है, एक है मेरे पास क्या है Q1, एक है मेरे पास Q2। हम जानते हैं, फिर से मेरे पास क्या है, समान प्रकृति के आवेश है, मेरे पास असमान परिमाण व समान प्रकृति के, भैया हमारे पास क्या है, दोनों या तो प्लस होंगे या दोनों मेरे पास माइनस होंगे। तो मेरे पास जो फिलहाल एग्जांपल क्या है, दोनों प्लस का है और परिमाण मेरे पास असमान है, तो हम लोग जानते हैं कि समान प्रकृति वाले सिस्टम में मेरे पास क्या होता है, आपके न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। अब मेरे पास क्या है, Q1 छोटा है, तो छोटे वाले के नजदीक में आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, मतलब नल पॉइंट क्या है, वो बिल्कुल बीचों बीच में ना होके थोड़ा Q1 की तरफ आएगा, मतलब यहां कहीं। ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट के भाई, यहां पे कुल विद्युत क्षेत्र कितना, 0 बनेगा। फिर से वही कहानी कि सर आवेश से दूर जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 है तो दूर जाता हुआ, दूर जाता हुआ, आवेश से दूर जाता हुआ, दूर जाता हुआ। हम जानते हैं आगे वाला तीर धनात्मक, पीछे वाला तीर ऋणात्मक। ठीक सर, हम जानते हैं भैया आगे वाला तीर धनात्मक, आगे वाला तीर धनात्मक। ठीक सर, पीछे वाला तीर ऋणात्मक, पीछे वाला तीर ऋणात्मक। ठीक सर, चलेगा, बात करते हैं। अब धनात्मक मतलब ऊपर ग्राफ, आवेश से दूर जाओगे वैल्यू कम होते होते 0 हुआ। ऋणात्मक मतलब नीचे ग्राफ, आवेश से दूर जाने पे वैल्यू कम करना है, तो कम मैंने कर दिया। ठीक सर, ऐसे मेरे पास ग्राफ चल जाएगा। ठीक, सेम तरीके से ऋणात्मक ग्राफ बनेगा नीचे, आवेश से दूर जाओगे वैल्यू मेरे पास कम होता चला जाएगा। धनात्मक मतलब ऊपर ग्राफ बनेगा, दूर जाते हुए लगातार कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये होगा। ठीक है, क्या अब क्लियर है क्या? सेम टाइप का ग्राफ है, बस इतना सा फर्क है, इसमें उदासीन बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है, इसमें आपका किसी एक तरफ सरका हुआ, बाकी पूरा ग्राफ एकदम सेम टू सेम मेरे पास होगा। पूरा ग्राफ मेरे पास सेम है, बस आपका ग्राफ थोड़ा एक तरफ सरका हुआ रहेगा। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो कि दोनों आवेश ऋणात्मक होते तब उसका देख लेते हैं। दोनों आवेश मेरे पास क्या है, ऋणात्मक है, दोनों आवेश मेरे पास क्या है, ऋणात्मक है। भाई देख लो, ये मेरे पास क्या है, माइनस का Q, ये मेरे पास क्या है, माइनस का Q।
दोनों आवेश है समान परिमाण विपरीत प्रकृति, समान परिमाण समान प्रकृति, समान परिमाण समान प्रकृति, दोनों के पास क्या माइनस है। हम जानते हैं कि माइनस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र पास आता हुआ बनता है, पास आता हुआ बनता है। माइनस के लिए भी पास आता हुआ विद्युत बल रेखा बनती है। हम जानते हैं कि आगे वाला तीर होता है धनात्मक, पीछे वाला होता है ऋणात्मक। तो भैया आगे वाला तीर धनात्मक, आगे वाला तीर धनात्मक, पीछे वाला तीर ऋणात्मक, पीछे वाला तीर ऋणात्मक। ठीक सर, ग्राफ वही मेरे पास क्या आएगा, आपका हाइपरबोला आएगा, और दोनों समान परिमाण के, तो उदासीन बिंदु बिल्कुल बीचों बीच मेरे पास बनेगा। चलो भाई ग्राफ बना के दिखा देते हैं। मेरे पास धनात्मक मतलब ऊपर ग्राफ बनेगा, आवेश से दूर आने पे वैल्यू कम होना चाहिए, कम कर दिया। ऋणात्मक मतलब नीचे ग्राफ बनेगा, आवेश से दूर जाओगे वैल्यू कम होगा हाइपरबोला रूप से, और जीरो बनेगा। धनात्मक मतलब ऊपर आवेश से दूर आने पे वैल्यू कम करना है, कम मैंने कर दिया। ऋणात्मक मतलब नीचे बनेगा और दूर जाने पे वैल्यू कम होगा। ऐसा मेरे पास ग्राफ है। क्या अभी क्लियर है क्या? ठीक है, सेम टू सेम तरीके से अगर मैं बात करूं भैया यहां पे इस वाले पार्ट पे, तो मेरे पास एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। इसकी बात कर लेते हैं भैया। हम जानते हैं कि जब दोनों आवेश समान परिमाण के हो और विपरीत प्रकृति के हों, क्या मेरे पास सर समान परिमाण विपरीत प्रकृति, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति। ठीक सर, कि मेरे पास एक आवेश कैसा है धनात्मक है और एक आवेश कैसा मेरे पास है ऋणात्मक है। ठीक सर, हम जानते हैं कि ऐसे केस में कोई उदासीन बिंदु नहीं होता है, समान परिमाण के हो समान प्रकृति के हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोई भी उदासीन बिंदु नहीं मिलता है। चल ठीक है, बात करें पहले विद्युत क्षेत्र की। सर धनात्मक के लिए दूर जाता हुआ, धनात्मक के लिए दूर जाता हुआ विद्युत क्षेत्र, ऋणात्मक के लिए पास आता हुआ, ऋणात्मक के लिए पास आता हुआ विद्युत क्षेत्र है। चल ठीक है, चलेगा। सर फिर से वही बात कि आगे वाला तीर धनात्मक दिखाता है, पीछे वाला तीर ऋणात्मक दिखाता है। भैया आगे वाला तीर धनात्मक, आगे वाला तीर धनात्मक, ठीक सर, पीछे वाला तीर ऋणात्मक, पीछे वाला तीर ऋणात्मक। ठीक सर, चलेगा। बात करता हूं सर आगे वाला तीर धनात्मक मतलब ऊपर ग्राफ बनेगा और आवेश से दूर जाने पे वैल्यू कम होगा। सेम कहानी इसकी, धनात्मक आवेश से दूर जाओ वैल्यू कम होगा, भाई कुछ ऐसा होगा। ठीक सर, तो मिल जाएंगे। ठीक सर, ऋणात्मक मतलब नीचे ग्राफ बनेगा और आवेश से दूर जाने पे वैल्यू कम होगा, ऋणात्मक होगा नीचे की ओर, दूर जाने पे वैल्यू कम होगा। ठीक, और सेम टू सेम तरीका वो ग्राफ, बस फर्क क्या है उसमें आवेश का परिमाण अलग है, परिमाण अलग होगा तो एक पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा, उदासीन बिंदु मिलेगा। सर कहां पे, छोटे वाले के नजदीक पर, तो बस वहां पे आपका ग्राफ थोड़ा काटेगा, बाकी सब कुछ सेम है। उम्मीद है भैया कम से कम अब आपके डाउट क्लियर होंगे। इसके बाद भी नहीं हो तो भैया माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा मेरे को नहीं आता है। ठीक है, अगर इसके बाद भी नहीं हो पाया भैया तो माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा मेरे को नहीं आता। अब आप कहीं और से देख सकते हो, मुझे इतना ही आता है। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। चलो उम्मीद है भैया यहाँ सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद भी नहीं आया तो भैया माफ करना, इससे ज्यादा मेरे को नहीं आता अब। ठीक है, चलो बात करते हैं। हमने सर ये ग्राफ पढ़ा, सर कौन सा, एक समान रूप का खोखला चालक गोला जिसपे आपका आवेश क्या बाहर बाहर बटा हुआ था, बाहर वाला पॉइंट पे ग्राफ मतलब बाहर वाले पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर वाले पे जीरो होता है। कौन सा है, ठोसला है, ठोसला है तो, अरे खोखला कहाँ गया, खोखले बाबू, ओ खोखले बाबू, हाँ, रुकना यार,
देखो हमने खोखले गोले के लिए से ग्राफ आपने देखा फील्ड का, बाहर वाले के लिए अंदर वाले के लिए आपने देखा समीकरण। तो जरा इसको देखना ध्यान से, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझ रहा हूं आपको, ठीक है। समझना है, मेरे पास हम बात कर रहे हैं फिलहाल खोखले गोले के लिए, ठीक है। खोखले गोले के लिए मैं ग्राफ दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना इस चीज को, क्या कहता हूं, ठीक है। कहता हूं भैया कि हमें देखना है कि सेंटर से दूर जाने पर, सेंटर से दूर जाने पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बदलता है, हम उसकी बात करना है। सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। ओहो, ठीक है, समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दूरी r के साथ, ठीक है। देखो क्या हमने कहा है कि खोखले गोले के लिए अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, 0 है। याद करो, खोखले गोले के लिए अंदर फील्ड सर कितना है, 0 है। हां सर, किन बिंदुओं के लिए, जिनकी दूरी त्रिज्या r से कम है। हां सर, तो जिन बिंदुओं का दूरी त्रिज्या r से कम है उनके लिए मेरे पास क्या है, फील्ड का वैल्यू 0 आएगा सर, ठीक है। तो जब तक आप अंदर रहोगे स्मॉल r से छोटा, है ना, स्मॉल r पास क्या है, स्मॉल r छोटा रहेगा त्रिज्या r से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। चल ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, 0 है, 0 है। अंदर वाले बिंदुओं पे सर फील्ड कितना मेरे पास आ रहा है, 0 है। हां सर, और जैसे ही हम लोग कहां पहुंचे, सरफेस पर एकदम से कोई वैल्यू नजर आया, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। अरे हां सर, तो जैसे ही आप लोग सरफेस पे पहुंचे एकदम से कोई वैल्यू आपको नजर आई, तो सरफेस पे वैल्यू कितना सर, ES के बराबर है। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल आर, इस बिंदु पर आपको एकदम से कोई वैल्यू नजर आया है जिसको आपने क्या कहा है, ES के बराबर, ऐसे, ठीक है। ये कितना, ES, ई सरफेस वाला, जिसका वैल्यू फिक्स है, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। सर जी हाँ, चलेगा। अच्छा, अब सर जैसे आप जाओगे बाहर वाले बिंदुओं के लिए सर, ई आउट, आउट कितना है सर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। हाँ सर, इसकी बात कर रहा हूं, वो पॉइंट जिनकी दूरी त्रिज्या आर से ज्यादा, देखना क्या इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई समानुपाती 1/r स्क्वायर है क्या। हाँ सर, कैसा ग्राफ है सर, ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला बोले तो अति परवलय, हाइपरबोला बोले तो अति परवलय है, अति परवलय है। हां सर, मतलब क्या है, अति परवलय का मतलब यहां पर सर क्या है कि आप जैसे जैसे दूरी r को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड E लगातार घटता चला जाएगा। r बढ़ेगा तो 1/r कम होगा, तो E मेरे पास कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे अब आप दूर जाओगे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार कम होगा। मतलब क्या है, पहले E सरफेस था, अब जैसे जैसे r को बढ़ाऊंगा वैल्यू लगातार कम होता चला जाएगा। ये क्या है, बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसा ग्राफ है। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या, कि सर अंदर तो फील्ड 0 है, अंदर तो सर फील्ड कितना है, 0 है, 0 0, फिर एकदम से कुछ वैल्यू नजर आई सर कहां पे, सरफेस पे, और उसके बाद लगातार ग्राफ कम होता चला गया। सही पास क्या है, ये आपका खोखले आवेश वितरण के लिए, खोखले गोलीय आवेश वितरण के लिए ऐसा ग्राफ मेरे पास बनकर आएगा। क्या सबको क्लियर है क्या, ठीक है। ठीक है, चलेगा, ओके सर। चल मान लो अगर मेरे पास ये खोखला गोला ना हो के हमारे पास ठोस वाला गोला होता, सर ठोस बोला तो ठोस गोला आवेश वितरण, सर देखो कौन सा, ये वाला, है ना, हाँ, ठोस गोलीय आवेश सर कौन सा, याद करो। हाँ सर, इसके लिए बाहर का क्षेत्र पता है, सरफेस का पता है, अंदर मेरे पास 0 नहीं होता है। हाँ सर, वही वाली बात कर रहा हूं। तो आपका पूरे के पूरे गोले पर आपका आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है। ये कौन सा केस है मेरे पास, ठोस कुचालक गोला। हाँ सर, ठोस कुचालक गोला। हम इसके लिए ग्राफ बनाना चाहते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दूरी r के साथ, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E का ग्राफ दूरी r के साथ। हाँ सर, सबसे पहले तो वो बिंदु जो सरफेस से अंदर, ये तो सरफेस के बराबर दूरी है, इसके पहले वाले बिंदु वो अंदर होंगे, बाद वाले बाहर होंगे। हाँ सर, चलो बात करते हैं। क्या ठोस कुचालक गोले के लिए E इनका फॉर्मूला है, के क्यू
छोटा आर बटे आर की पावर 3। हाँ सर, ये किसके लिए है? सही है, उसके लिए जिनकी दूरी कैपिटल आर से छोटा है। ध्यान से देखना, क्या इसके लिए ई की वैल्यू समानुपाती है छोटे आर के? हाँ सर, छोटा आर, दोनों वेरिएबल आमने सामने, दोनों का पावर 1। क्या सर ये y समानुपाती x जैसा दिखता है क्या? हाँ सर, y x x पावर 1। हाँ सर, ये ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कि जैसे जैसे दूरी r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। हाँ सर, बात एकदम बढ़िया। तो भैया शुरुआत में आपका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, भैया स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा, कहां तक? सरफेस तक। कि भैया अंदर वाला ग्राफ जो है वो समानुपाती है दूरी आर के। बहुत ही बढ़िया, सरफेस पे पहुंच गया। ठीक सर, जैसे ही आप लोग कहां पहुंचे? सरफेस पे पहुंचे। सरफेस पे पहुंचते ही ई का वैल्यू सरफेस की वैल्यू के बराबर हो गया, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो सरफेस मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। इस पॉइंट पे आपको जो वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है? ई सरफेस के बराबर, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हाँ सर, और जैसे ही आप लोग सरफेस से बाहर निकलते भैया आओ गया आउटवर्ड फील्ड, आउटसाइड वाला। कितना मेरे पास होगा? के क्यू बटे छोटे आर का स्क्वायर। देख पाओ तो देख पाओगे कि ई आउट समानुपाती है 1/r का स्क्वायर। कौन सा ग्राफ? वही हाइपरबोला की दूरी r के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड E का इंटेंसिटी कम होता चला जाएगा। तो भैया जैसे जैसे अब दूर जाओगे ग्राफ मेरे पास हाइपरबोलिक रूप से कम होगा। ये मेरे पास है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, यस। हमने ऐसा सेम टू सेम ग्राफ आपने पढ़ा सर कहां पे? ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशन में हमने सेम टू सेम ऐसा ग्राफ देखे हुए, तो उसमें कुछ अलग चीज नहीं है, सेम बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो भैया बताओ क्या आंसर आएगा? बोला गया निम्न में से कौन सा ग्राफ आर त्रिज्या के खोखले गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र ई और गोले के केंद्र से दूरी आर के ग्राफ को या परिवर्तन को दर्शाता है? तो कौन सा ग्राफ आएगा सर? ग्राफ मेरे पास आएगा सर पहला। सर कैसे? हम जानते हैं खोखले गोले के अंदर फील्ड कितना होता है? 0 होता है, फिर लगातार कम होता है। अरे हाँ सर, तो अंदर का ई तो है 0, फिर बाहर के लिए ई समानुपाती 1/r का स्क्वायर। ये ग्राफ आपने अभी भी पढ़ा। हाँ सर, चलेगा। दूसरा वाला देख लो कि सर एक समान रूप से आवेशित ठोस गोला है, एक समान रूप से आवेशित ठोस गोला है। सर खुद ने साफ साफ कहा है एक समान रूप से मतलब सभी जगह पे डेंसिटी सेम है, आवेश पूरे गोले पे पूरे आयतन पे समान रूप से बटा हुआ है। तो कुचालक की बात कर रहा है, तो कुचालक की बात कर रहा है, तो इसमें क्या ग्राफ आएगा बताओ? कि सर कुचालक का ग्राफ है पूरे आयतन में समान रूप से बटा हुआ है, तो हम जानते हैं कि अंदर वाला फील्ड स्ट्रेट लाइन बनता है, बाहर वाला आपका हाइपरबोला बनता है। तो देख के बताओ क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए बी सी डी। हाँ सर, तो मेरे पास क्या है? बी है। तो इसके साथ मेरे पास क्या सर? अंदर वाला ई तो समानुपाती आर के है, बाहर वाला ई समानुपाती 1/r स्क्वायर के। तो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही ग्राफ पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मेरे पास यहां एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं होगा। ठीक सर, अनंत लंबे रेखीय आवेश वितरण के लिए याद करते हैं। अनंत लंबाई के आवेश वितरण के लिए सर फॉर्मूला क्या होता है? 2k लैम्बडा अपॉन डी बोल दो या आर बोल दो। तो ई समानुपाती है 1/r के। तो बताओ क्या ग्राफ आएगा सर? हाइपरबोला। फिर से भैया
एक वेरिएबल ऊपर एक वेरिएबल नीचे, जब उल्टे पुल्टे होते तो ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोला, अति परवलय। तो भैया इसके लिए भी क्या होगा, जैसे जैसे आप लोग तार से दूर जाओगे हाइपरबोला रूप से कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का दूरी आर के साथ धनात्मक आवेश के लिए ऐसे कम होगा, माइनस में होगा तो दिशा उल्टा हो जाएगा, खत्म, वही कहानी है। आई होप भैया ग्राफ वाला ये सारा पार्ट आपको क्लियर रहा होगा। इसमें हमें किसी तरह की कोई टेंशन, दुख दर्द, समस्या, पीड़ा नहीं होनी चाहिए, आसान चीज है, इजीली चीज बन जाती है। ठीक है, चलेगा क्या, डन बॉस? हाँ सर, चलो बात करते हैं। अब ये एक सवाल भी है, ये एक सवाल भी है और एक कॉन्सेप्ट भी है, सवाल भी है और एक कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, पहले जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका। पहले सवाल जरा पढ़ते हैं, समझाता हूं कि ये क्या चीज है, ये कैसे सॉल्व होता है। ये कॉन्सेप्ट भी है और एक सवाल भी है, तो भैया इसको कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। तो एक ठोस गोला है, गोले पर आवेश इसके आयतन पर समान रूप से फैला हुआ है, से एक गोलीय भाग निकाला जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तब खाली स्थान के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी। अब कायदे से तो आपको ये याद रखना है, कायदे से तो आपको ये याद रखना है कि सर ये जो खाली भाग है, जो खोखला भाग है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, आपका कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सभी जगह एक समान होता है और जीरो नहीं होता है, शून्य नहीं होगा और कांस्टेंट होगा। बस ये कैसे होगा ये एक बार समझा दो, समझाते हैं। देखो मेरे पास, तो भैया सबकी नजरें फिलहाल स्क्रीन पर, सबकी नजरें फिलहाल स्क्रीन पर। देखो मेरे पास, देखो मेरे पास क्या है, एक बड़ा सा गोला है, एक बड़ा सा गोला है। ठीक है, आवेश कितना है, Q है, त्रिज्या कितना, R है। ठीक सर, टोटल त्रिज्या कितना, R है, और आपने इसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट लिया। मैंने क्या करा, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट के अलग कर दिया। देखो भैया पास ये हिस्सा मैंने काट दिया है, ओके है सर, समझ पा रहा हूं क्या, हाँ सर ये भाग मैंने काट के अलग किया। तो भैया मैं इसको एक अलग कलर से दर्शाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे कि भैया आपने ये छोटू सा हिस्सा काट के अलग कर दिया। ठीक है, आपने हिस्सा काट के अलग किया हुआ। ठीक है, अब जरा मैं बात को ध्यान सुनिएगा। हम कहते हैं जो काट के आपने अलग किया, इस भाग के अंदर, इस भाग के अंदर मुझे जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस पॉइंट पर मुझे यहां पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। ठीक सर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो ठीक है सर। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा, ध्यान सुनिएगा कि सर पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड के सर पूरे गोले के कारण, पूरा गोला के कारण जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सदिश रूप में, अगर उसमें से हटा दूं कटे हुए भाग का क्षेत्र, समझ रहे हो कि भैया कि अगर मुझे यहां पे टोटल फील्ड चाहिए तो सर एक काम करो, जो पूरा गोला है उसके कारण जो क्षेत्र था उसमें से इस कटे हुए भाग के क्षेत्र को हटा दो, मुझे आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी बात कि सर मेरे पास यहां पे जो भी फील्ड रहा होगा वो एक तो पूरे गोले ने उत्पन्न किया होगा, पर आपने ये हटा दिया तो इसके क्षेत्र को माइनस कर दो, काम खत्म। जो हिस्सा आपने इसमें से हटा दिया है उसके क्षेत्र को माइनस कर देना। चल ठीक है, ओके। अब सर ठोस गोले में से छोटा गोला काटा है तो वो भी तो ठोस होगा ना, समझ कि प्लास्टिक की है ना, एक रबड़ की बड़ी सी बॉल है, रबड़ की बड़ी की बॉल से अंदर से एक छोटा सा बॉल काट लो तो वो भी तो ठोस ही होगा, वो भी तो चालक होगा। अरे हाँ सर, तो चालक क्या बोलता है, वो मेरे पास क्या होगा, ठोस कुचालक होगा, उसमें भी आपका आवेश समान रूप से बटा हुआ होगा। अब जरा मेरी बात समझना, याद करते हैं, ठोस कुचालक, ठोस कुचालक गोला, याद करते हैं, ठोस कुचालक गोला। क्या इसके लिए अंदर वाले बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने आपको ये लिखवाया है क्या? हाँ सर ये लिखवाया। याद करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने आपको ये फॉर्मूला भी लिखवाया था और आपको याद करने को मैंने कहा भी था।
रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सर रो क्या है? रो है मेरे पास आपका आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व अगर आपको याद हो तो। और आर तो आपको पता ही है, केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पे आप लोग क्षेत्र निकाल रहे हो। याद है क्या? क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, ये पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट सर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है क्या? हाँ सर। तो देखिएगा सर, जो पूरा गोला है वो भी एक ठोस गोला है, वो ठोस गोला है। तो मान लो कि इस ठोस गोले की इस बिंदु P से जो दूरी है, ये बिंदु O बोलता हूं, ये कहता हूं R1। ठीक सर, अगर R1 दूरी है तो उसके हिसाब से पूरे के लिए डेंसिटी रो सब जगह सेम, दूरी कितना है? R1 वेक्टर बटे कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात, मजेदार। ओके सर, ठीक है सर। जो हिस्सा मैंने काटा सर वो भी तो ठोस गोला है, जो मैंने हिस्सा काटा वो भी तो ठोस गोला है। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि सभी जगह पर आपका आवेश समान रूप से बटा हुआ है, मतलब सब जगह डेंसिटी सेम है। तो मान लो इसके केंद्र से इस बिंदु का दूरी आपने कितना? R2 कह दिया। तो जो कटा हुआ भाग है उस गोले की वजह से कितना आएगा? रो, उससे दूरी R2 वेक्टर बटे कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट। चल जाएगा क्या? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया। चल देखो, इनको क्या करना है? घटाना है, घटाओ। देखो दोनों में से रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूंगा, कितना आएगा? R1 का वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये बचेगा। अच्छा चलो, जिन लोगों ने सदिश पढ़ रखा है उनको अच्छे से पता होगा कि दो सदिश के अंतर का मतलब क्या है, कि पहले सदिश में जोड़ा गया है माइनस का R2 वेक्टर। करेक्ट है क्या भैया? R1 में माइनस R2 को जोड़ा गया है, और माइनस R2 का मतलब होता है R2 का उल्टा, R2 का उल्टा। तो देखना उस डायग्राम के हिसाब से जरा देखिएगा, इस डायग्राम के हिसाब से देखना सर। R1 कहां है सर? R1 तो ये रहा, वो रहा R1 वेक्टर, और R2 का उल्टा। तो अगर R2 ऐसे है तो R2 का उल्टा यहां पर आएगा, माइनस का R2। दोनों को जोड़ेंगे सर। जब कभी दो सदिश को जोड़ते हैं उनका परिणामी तीसरी भुजा से दिखाते हैं। जब कभी दो सदिश को जोड़ते हैं तो त्रिभुज नियम के अनुसार जो तीसरी भुजा होता है विपरीत क्रम में, वो उनके परिणामी को दर्शाता है, वो उनके रिजल्टेंट को दर्शाता है। मतलब O से O1 की तरफ, O से O1 की तरफ R वेक्टर। अरे हां सर, तो देखना तो रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर। सर R वेक्टर क्या है? आपके इसके केंद्र और इसके केंद्र का बीच का दूरी, वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है ना। पूरे गोले का सेंटर फिक्स है, जो हिस्सा काटा उसका सेंटर फिक्स है, तो उनके बीच का दूरी मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो भैया क्वेश्चन के हिसाब से डेंसिटी कांस्टेंट, दूरी आर कांस्टेंट, ये तो पहले ही कांस्टेंट, पूरी वैल्यू कैसा है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट मेरे पास आ रहा है। तो रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया बात एकदम क्लियर है कि सर इस बीच वाले भाग में आपका जो होगा विद्युत क्षेत्र सर वो होगा कांस्टेंट और जीरो नहीं होगा। और दिशा कौन सी होगी सर? दिशा होगी आर वेक्टर के अनुदिश, मतलब O से O1 की तरफ। ये जो दिशा है इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक बनेगा, चाहे यहां बात करो चाहे यहां बात करो, हर एक पॉइंट पर फील्ड का दिशा सेम होगा और यही होगा, पक्का कंफर्म। ऐसे आएगा, समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो हर एक पॉइंट पे हमारे पास क्या है? फील्ड सेम होगा, इस दिशा में होगा। अरे वाह सर, ये इसका आएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन काम करने, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो भाई डायरेक्टली इसको याद रखना, अपन तो उसको डायरेक्टली याद रखेंगे कि सर अगर मेरे पास कोई ठोस कुचालक गोला है, ठोस कुचालक गोला है, और अगर आपने उसमें कोई होल कर दिया है, तो होल के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हाँ, अब अगर दोनों के सेंटर अलग हैं, अगर O व O1 अलग अलग हैं, तो भैया E वेक्टर हमेशा कांस्टेंट आएगा और E कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन यदि O व O1 समान हो,
समान हो। तो भैया अगर दोनों बिंदु समान हो गए, अगर दोनों बिंदु समान जगह पे आएंगे तो उनके बीच का दूरी 0 होगा। दूरी 0 होगा तो मेरे पास क्या, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन सकता है। मतलब दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? दोनों सेम भाई तब हो पाएंगे जब दोनों का सेंटर सेम है। मतलब कि जो बड़ा वाला गोला है वो ऐसा है, जो काटा है वो भी इसके बीच में ऐसे एकदम बीचों बीच के। भैया जो काटा है वो भी यहां पर, तो भैया O और O1 सेम टू सेम हो जाएंगे इस कंडीशन में, दोनों सेम पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में 0 बन सकता है। बाकी अगर सेंटर सेम नहीं है दोनों के तो कंफर्म है कि E का वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा और वो कांस्टेंट आएगा कतई। क्या मुझे इसमें कोई दिक्कत है? ना जी ना। ठीक है, आई होप ये ग्राफ वाला पार्ट सभी को एकदम क्लियर रहा होगा। ग्राफ में मैंने आपको बहुत सफिशिएंट चीजें बता दी हैं, इससे ज्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। बाकी बाप के ऊपर है कि आप इसको रिवीजन करते हो कि कैसे करते हो। ठीक है, ठीक है बॉस, आई होप यहां पर किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहां भैया यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का एक नया पार्ट जिसका नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव, डाइपोल, डाइपोल। अच्छा, डाइपोल को पढ़ने का पर्पस क्या है, रीजन क्या? भैया आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हो ना, केमिस्ट्री पढ़ते हो? केमिस्ट्री, हाँ सर। सर केमिस्ट्री क्या क्या पढ़ते हैं? सर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं, एलिमेंट पढ़ते, क्या बोलते हैं उसको, अणु बोलते हैं, अणु है ना, अणु बोलते हैं कि भैया परमाणुओं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। हाँ सर। अब आप लोग जो पढ़ते हो सर अणु, सर अणु सर होते हैं दो तरह के, सर कौन कौन से? एक होते हैं ध्रुवीय, एक होते हैं अध्रुवीय। ध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। हाँ हाँ सर, ऐसा कुछ पढ़ा तो हुआ है, चलो याद करते हैं, याद करते हैं। हम लोगों ने पढ़ रखा है सर, मान लो फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सर H2 का अणु होता है सर, कैसे मिलता है? दो H के परमाणुओं से मिलकर बनता है ना, दो H के परमाणुओं से मिलकर मेरे पास क्या बनता है, एक अणु बनता है। अच्छा तो ध्यान देना सर, H का अणु H2 मतलब कैसे बनता है, ये कैसे बनता है मॉलिक्यूल? हाँ सर ये मॉलिक्यूल जो भी आता है, ठीक है। देखो मेरे को केमिस्ट्री के मुझे शब्द याद नहीं रहते है ना, केमिस्ट्री के मुझे शब्द याद नहीं रहता, तो भैया ठीक है आप उसे देख ले। ठीक है, क्या कहता हूं, क्या कहता हूं सर, पास दो H के परमाणु से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा होगा। हाँ सर, कैसे बनता है सर? इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है साझा। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है साझा। कि हाँ सर, इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, उनका ऑक्टेट पूरा करने के लिए साझा करते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अरे हाँ सर, मुझे याद है ये बात, मुझे बात याद है। तो आप लोग जानते हो ना कि इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी यहां पर, इलेक्ट्रॉन की क्या एक जोड़ी यहां पर, इनका आपस में हुआ है साझा। अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का साझा इनमें होता है। अब देखो सर, दोनों क्या है, एच एच, दोनों अगर एच एच मतलब क्या है, दोनों समान रूप से पावरफुल है। दोनों क्या है, समान रूप से पावरफुल के भैया दोनों में क्या है, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बराबर है। दोनों में क्या है, आकर्षण करने की एबिलिटी बराबर है भैया, आकर्षण करने की प्रवृत्ति समान है। तो जितना आकर्षण ये इलेक्ट्रॉन पे देगा उतना ये भी देगा, मतलब दोनों का आकर्षण आपस में कैंसल, दोनों का आकर्षण आपस में कैंसिल। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर, अध्रुवीय मॉलिक्यूल, अध्रुवीय मॉलिक्यूल। अच्छा मान लो अगर यहां पे क्या होता है भैया, HCl होता है, HCl समझते हो? हाँ सर, एक H का परमाणु, एक Cl परमाणु, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सो ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब क्या हो भैया, इनमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अब ये बात तुम लोग जानते हो कि H और Cl में से, H और Cl में से किसका आकर्षण ज्यादा होगा? सर Cl का, Cl का आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर, इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का आकर्षण किया तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा सरक जाता है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा सरक जाता है वो बन जाता है माइनस साइड, और जहां से दूर गया वो बन जाता है प्लस साइड। तो भैया क्या है, आपके मॉलिक्यूल के अंदर, आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक तरफ माइनस का इफेक्ट उत्पन्न होता है और एक तरफ धनात्मक इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो धनात्मक बन गए, ऋणात्मक बन गया, तो क्या होगा, मेरे पास क्या है, इस तरह से पोल बन गए, पोल। तो मेरे पास क्या है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, और एक, हाँ सर, तो क्या दो पोल बन गए। अब आवेश तो समान ही था, जितना यहां से दूर गया उतना उसके पास गया। तो क्या एक तरह से धनात्मक आवेश बनता है, एक तरह से ऋणात्मक आवेश बनता है। दोनों का वैल्यू सेम, दोनों का परिमाण समान और प्रकृति अलग हो जाती है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल्स इनको कहते हैं कि भैया दो पोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल, तो दो पोल मेरे पास बन जाते हैं। और इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, पोलर, है ना। ध्रुवीय अणु जो बोलते हैं ना, ध्रुवीय अवयव जो इसको बोलते हो कि हाँ सर ध्रुवीय इनको लोग कहते हैं, है ना।
क्या बोलते हैं उनको, ध्रुवीय कहते हैं, है ना, पोलर बोलते हैं। तो भैया ऐसे सिस्टम में क्या होता है, डाइपोल्स, दो दो पोल बन जाते हैं, और ये जो दो पोल बनते हैं इन्हीं की वजह से आपके दो आवेशों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो बल है वो प्रभावित होता है। याद करो मैंने जब ये चैप्टर शुरुआत किया था, मैंने जब ये चैप्टर की शुरुआत किया था मैंने कहा था कि भाई कि मान लो दो आवेश हैं, हाँ सर, इनके बीच में कुछ बल आते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। वो बल हमने पढ़ा था कुछ ऐसा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q1 Q2 बटे दूरी r का स्क्वायर। अरे हाँ सर, हमने कहा था कि जब आप आवेशों के बीच में किसी माध्यम को डालते हैं तो माध्यम की प्रकृति कैसी है उसके हिसाब से उसमें डायपोल बनते हैं, और जब डायपोल बनता है तो डायपोल की वजह से इनके बीच में उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र प्रभावित होता है, और जब विद्युत क्षेत्र प्रभावित होता है तो इनके बीच में आने वाला बल भी प्रभावित होता है। ये फर्क पड़ता है ना। तो भैया ये बात अपने को एकदम क्लियर रखना है कि डायपोल एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो काफी ज्यादा आपको काम आएगा। ठीक है सर, तो भाई डायपोल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में, आज रहने देते हैं। ठीक है, आज बस मैंने आपको करवा दूं क्या यार, टाइम तो फिलहाल अपने पास है, फिलहाल मेरे पास टाइम तो है। रुक जाओ, आपकी क्लास शुरू कब होती है, रुक जाओ, 45 होती ना, कर तो सकते हैं, करवा दूं क्या, कर लेते हैं, फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो बस क्या है, डायपोल मेरे पास बन जाता है। तो डायपोल बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो डायपोल मेरे पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इसको कहेंगे। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण, विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय होता है, जो बहुत अल्प दूरी से, बोले जो अल्प दूरी से पृथक्कृत होते हैं, बोले विस्थापित होते हैं, बहुत कम दूरी से विस्थापित होते हैं। ये मतलब क्या है, इनके मध्य में दूरी बहुत कम होती है। हम लोग जानते हैं ना कि हमारे पास जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के जो आपके परमाणु होते हैं, परमाणुओं के बीच में ये दूरी बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि एक मेरे पास क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा, और समान वैल्यू का मेरे पास क्या होगा, एक ऋणात्मक आवेश होगा, और इनके बीच में जो भी दूरी होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो हमारे पास क्या है, ये होता है एक डाइपोल। क्या होता है, डाइपोल। अब सर डाइपोल अलग अलग तरह के हो सकते हैं सर, कैसे, मतलब डाइपोल की ताकत पर डिपेंड करता है, डाइपोल की ताकत पर डिपेंड करता है कि भाई मेरे पास आपका सिस्टम कैसा बनेगा, है ना। समझ लो कि मतलब डाइपोल की ताकत का मतलब, ताकत कैसे बताएंगे, ताकत बताएंगे भैया दो तरीकों से। एक, इन पे आवेश कितना कितना उत्पन्न हुआ है, कि मान लो मेरे पास क्या है कि हमने जो अवयव यहां पे लिए थे, कि मान लो इस वाले अवयव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, मतलब कि अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा, कि बहुत तेजी से उसको अट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा, इन पे आवेश ज्यादा आएगा। तो आवेश ज्यादा होना मतलब क्या है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चार्ज उत्पन्न करेगा, बहुत ज्यादा पावरफुल डायपोल उत्पन्न करेगा। तो उस डायपोल की ताकत दिखाने का है, तो मेरे पास क्या है, डायपोल की ताकत दिखाने के लिए हम एक टर्म को बताते हैं, उसको लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, डायपोल मोमेंट इसको कहते हैं अंग्रेजी में, द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहा जाता है। सिंबल होता है इसका पी, ठीक है, पी सिंबल होता है। तो क्या बोलते हैं, तो डायपोल की ताकत दिखाने के लिए डायपोल मोमेंट बताया जाता है, डायपोल मोमेंट इसको बताया जाता है। अच्छा, डायपोल मोमेंट पी वेक्टर सदिश राशि है भैया। पहली बात तो ये
Q के समानुपाती होगा। आवेश जितना ज्यादा आएगा मेरे पास डायपोल उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता है। दूसरा, सर इनके बीच में दूरी कम होना चाहिए। दूरी जितना कम डायपोल उतना ज्यादा पावरफुल। जरा सोच के सर दूरी बहुत कम है उसके बाद भी पकड़ के खींच रही है। अगर दूरी बहुत ज्यादा होता तब तो काम आसान था, लेकिन क्या है मेरे पास, आप लोग क्या कहते हैं, उसको पकड़ने के काम है कि भैया जितना पावरफुल तरीके से खींच रहा है और दूरी कम होना चाहिए भैया, तो क्या है, दूरी आर के समानुपाती भैया। दूरी जितना कम होगा डायपोल मेरे पास क्या है, उतने ज्यादा पावरफुल होगा। तो Q इंटू आर मतलब क्या है, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको सिर्फ लिखना है वैल्यू, आवेश का परिमाण इंटू उनके मध्य का दूरी, उनके मध्य का दूरी। और भैया मासूम जनता आघूर्ण आघूर्ण पे ज्यादा दिमाग खराब मत करो, बस नाम है, बस एक नाम है। तो Q इंटू आर मेरे पास ये होता है और आघूर्ण सिर्फ एक नाम है, नाम याद रखना है, ठीक है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू आर होता है। P का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, Q इंटू आर होता है। तो क्या है, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। और ये जो प्रभाव मेरे पास होता है ये दिखाता है इसकी दिशा माइनस से, माइनस Q से प्लस Q की तरफ इसकी होती दिशा, माइनस Q से प्लस Q की तरफ इसकी दिशा होती है, ठीक सर। बात करें भैया इसकी यूनिट का, यूनिट आप लोग आराम से निकाल सकते हो, Q इंटू आर। सर Q किस में आएगा, सर Q आता है कुलाम में, और दूरी किस में आता है, मीटर में। तो कुलाम इंटू मीटर ये होता है इसका यूनिट, कुलाम इंटू मीटर ये होता है इसका यूनिट। तो भैया माइनस से प्लस की तरफ होता है परिमाण, इसका जो वैल्यू होता है डायपोल मोमेंट का वो होता है आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी, Q इंटू आर। अब सुनो भैया, इस पे कंफ्यूज मत होना, ये आर मेरे पास कुछ भी ले सकते हो, आर आप लोग कुछ भी ले सकते हो भाई, दूरी है, दोनों आवेशों के बीच का दूरी है। मैं इसको आर बोलूं, डी बोलूं, एल बोलूं, 2a बोलूं, 3a बोलूं, 4a बोलूं, 5d बोलूं, जो मर्जी बोलूं, लेकिन क्या है उसका मतलब वही रहेगा कि भाई आवेशों के मध्य का दूरी, आवेशों के मध्य का दूरी। सवालों में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है कि भैया मैं तो इस दूरी को 3a बोल रहा हूं, तुम बोलो सर दूरी तो a होगा ना, 3a क्यों होगा, लल्लू लाल बात से क्लियर रख, पॉइंट क्लियर रख कि भैया दोनों आवेशों के बीच का दूरी है। ये आप चाहे इसको आर कहो, डी कहो, 2a कहो, 3a कहो, है ना। जैसे कि मैं हूं भैया, मैं नितिन ही हूं, अब आप मुझे नितिन बोलो, लल्लू लाल बोलो, शक्तिमान बोलो, जलेबी भाई बोलो, जो बोलना है बोलो, पर सर आदमी तो वही है ना, कैरेक्टर तो उसका वही रहेगा। हाँ सर, तो भैया ये बात क्लियर रखेंगे, ठीक सर, चलेगा। तो भैया ये पॉइंट थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे। अभी के लिए आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं, आप लोग उसको कर लीजिएगा, बाकी आपको नेक्स्ट टाइम करवाते हैं, ठीक है। आई होप आज की कहानी सबको क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो कृपया करके इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।